Good morning. Welcome at the same online as well as offline providing portal of SBT Sunbeam Tutorial. क्लास 12th हिंदी माध्यम के प्रिय विद्यार्थियों, फिजिक्स में लंबा टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लंबे समय तक, लंबा टॉपिक नहीं, लंबे समय तक पढ़ रहे हैं। ज़्यादा टॉपिक उसमें कवर होंगे। 1.5 से 2 घंटे की आप लोगों की क्लास इस समय हो रही है और टारगेट ये है कि एक दिन में लगभग एक टॉपिक टर्मिनेट हो जाए, समाप्ति की तरफ हो जाए। बहुत छोटा टॉपिक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कल हम लोग पूरी तरह से उसको कवर कर लिए। आज 2 टॉपिक एक ही लेसन में स्टडी करना है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव और जो दे ब्रागली का मैटर वेव इक्वेशन है। टॉपिक का नाम है प्रकाश एवं कण की द्वैती प्रकृति। प्रकाश के पास 2 प्रकृति, प्रकाश एक ठो तरंग के रूप में और एक ठो कण के रूप में। और कण के पास भी 2 प्रकृति, कण तो है ही, द्रव्यमान तो है ही, उसके पास तरंग वाली प्रकृति है ना। दोनों का आपस में इंटरकन्वर्जन हम लोग सीखेंगे। प्रकाश भी 2 गुण दिखाता है ना। विकिरण की 2 प्रकृति होती है, तरंग और कण का। और जो कण होता है वो तो कण तो है ही ऑलरेडी, उसकी भी 2 प्रकृति होती है, तरंग वाली। और ये इस बात का खुलासा किया दे ब्रागली ने। तो दोनों बातों को हम लोग सीखेंगे। ये सरफेस स्टडी थी, क्या पढ़ना है। धीरे धीरे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आपके लिए नया टॉपिक है हेडिंग डालिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत ए ग्रेड का टॉपिक है ये, और टॉप लेवल का। इसका कंप्लीट डिस्कशन करने के लिए कई साइंटिस्ट आए, कई लोगों ने मेहनत किया और सब लोग देख करके चले गए। डिस्कवरी किया हर्ट्ज जी ने। इसके खोजकर्ता कौन है? हर्ट्ज। और उनकी बातों पर एक बार भरोसा उठ चुका था, उन पर केस दायर हो गया था। लोग उनकी बात पे यकीन, अच्छा ऐसा कोई काम नहीं किए थे, लेकिन एक बार वैसे ही एक बार उड़ गया था उनकी बातों का मजाक, जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्मेशन कर रहे थे। तो उनकी बात, हर्ट्ज जी की बातों पर भरोसा लोगों को कम था। उनकी बात सही है या गलत, इसको चेक करने के लिए एक साइंटिस्ट और आए, हालवेस। क्या नाम था? हालवेस। हर्ट्ज ने डिस्कवरी किया, हालवेस ने वेरिफिकेशन किया कि हर्ट्ज की बातों में सच्चाई है कि नहीं। हर्ट्ज ने कहा नहीं नहीं सही है, हर्ट्ज भैया जो बोल रहे हैं सही है। मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का जो निकलना होता है बहुत आसान हो जाता है। कब? जब उसके सरफेस पर लाइट इंसिडेंट करा दें। फिर ध्यान दीजिए, सीक्वेंशियल स्टडी। डिस्कवरी कौन किया? हर्ट्ज। वेरिफिकेशन, उनके बात की पुष्टि कौन किया, उनके बात का समर्थन कौन किया? हालवेस। खाली समर्थन किए कि हाँ ये बात सही है, बाकी एक्सपेरिमेंटल डिटेल इकट्ठा करने वाले 2 साइंटिस्ट हैं, लेनार्ड एंड मिल्किन। लेनार्ड और मिल्किन। उनका एक्सपेरिमेंट काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट के जरिए बातों को केवल निकाल करके रखा। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि देखिए भाई, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई जाए तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा संख्या में निकलना शुरू हो जाते हैं। लाइट की फ्रिक्वेंसी बढ़ाई जाए तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ताकतवर निकलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है ना। इन सब बातों की स्टडी किया, इंटेंसिटी बढ़ाने का, फ्रिक्वेंसी बढ़ाने का। डिफरेंट तरह की मेटल लिया जाए, जस्ते से इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं, सोडियम से, सीजियम से, तरह तरह के मेटल लिया जाए तो इलेक्ट्रॉन की इमिशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। कई चीज़ों की स्टडी की है, लेकिन एट लास्ट निष्कर्ष नहीं निकाल पाए ऐसा क्यों होता है, क्यों का जवाब नहीं दे पाए।
वो देखते गए कि भाई ये हुआ, उन बातों को कलेक्ट करते गए और कुल 5 पॉइंट में उन्होंने लिखा। लियोनार्ड और मिल्टन ने कितने पॉइंट में कैद किया अपने एक्सपेरिमेंट को? 5। और वो इस समय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉ के नाम से काफ़ी मशहूर हैं। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। 5 नियम हैं, 5 याद करा दें? पहले याद कर, शुरुआत कुछ नहीं हुई, मेन बातें कहाँ कहाँ रुकना है, कहाँ कहाँ स्टॉप लेना है, मज़ेदार बातों को पहले आपसे मुलाकात करा देते हैं। और लोग पढ़ते हैं, बड़ा प्रोजाइक, बड़ा नीरस लगता है उनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आप हर टॉपिक में मज़ेदार बातें पा ही जाएंगे। लीजिए, पहला नियम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही क्या है पहले समझ तो लीजिए। कोई मेटल हो और उसको धूप, मोटी मोटी बातें बता रहे हैं, उसको धूप में रखिए। कहाँ रखें? धूप में रखेंगे तो उस पर जो लाइट आएगी वो इलेक्ट्रॉनों को निकलवा देगी। अंदर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन जो हैं वो दौड़ करके सरफेस पे आ जाएंगे। अगर लाइट में थोड़ा और ज़्यादा एनर्जी है तो इनको दौड़ा भी देगी, इनको चला देगी। चलाने का मतलब कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के यहाँ पर ई के से रिप्रेजेंट करते है ना। जो इंसिडेंट लाइट है, अगर उसके पास ठीक ठाक फ्रिक्वेंसी हो, फ्रिक्वेंसी ठीक ठाक है तो एनर्जी कितनी होगी? एच न्यू। एच को प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं, न्यू को फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। ये लाइट की एनर्जी है। तो इस एनर्जी का उपयोग मेटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 पार्ट में करता है। कुछ तो अंदर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन अंदर से सरफेस पे चले आते हैं, इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या नाम देते हैं? वर्क फंक्शन। और अगर कुछ एनर्जी और बची हुई है तो दौड़ाने में खर्च हो जाती है, वो काइनेटिक एनर्जी है। यही छोटी सी चीज़ होती है। फिर से, ये तो बड़ी अंदर की बात हमने बता दिया, आइंस्टीन वाली बातें बता रहे हैं आपको। मेटल के सरफेस से लाइट के इंसिडेंट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन निकलने की जो फिनामिना है, इसी का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिनामिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटेलिक सरफेस, फ्रॉम मेटेलिक सरफेस बाय इंसिडेंट ऑफ लाइट इज नोन एज PEE, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और हर्ट्ज इफेक्ट, हर्ट्ज प्रभाव भी कहते हैं। फिर से, इलेक्ट्रॉन निकलवाने की कई विधियां हैं, पहले सीखिए। और टफ वाला लगेगा तो ये आपका वाला आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन धातु के तल से निकलवाना है। लोहा है, तांबा है, जस्ता है, सीजियम है ना, एल्युमिनियम है, इनके सरफेस इलेक्ट्रॉन निकलवाना है। इलेक्ट्रॉन निकलवाने का क्या तरीका है? इलेक्ट्रॉन निकलवाने के लिए एक तरीका और है हमारे पास। क्या क्या? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने का सही तरीका, मेटल को गर्म कीजिए, मेटल को गर्म कीजिए। गर्म करके भी, जैसे गैस बर्नर है, बर्नर ऑन कर दिए, गर्म करके भी इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाला जा सकता है। प्लेट को गर्म करेंगे तो अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन बैठे हैं वो अंदर से पसीना पोंछते हुए ऐसे कहेंगे, कट लो भैया बड़ी गर्मी है, ऐसा बोलते हुए कहाँ आ जाएंगे? सरफेस में। गर्म करके जो इलेक्ट्रॉन निकलवाने का मेथड है, इसको बोलते हैं थर्मायनिक इमिशन। क्या बोलते हैं? तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। और इस तरह से जो निकले हुए इलेक्ट्रॉन हैं इनको कहते हैं तापायन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन का नाम है तापायन, नया नाम। मेटल को गर्म करके इलेक्ट्रॉन निकलवाने का जो मेथड है, उस विधि का नाम, उस पूरी घटना का नाम है तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक, और निकले हुए इलेक्ट्रॉनों का नाम तापायन है, थर्मायंस। क्या बोलते हैं? थर्मायंस कहते हैं। अगला एक्शन है, इसी प्लेट को, मेटेलिक प्लेट को, सबका एक सपना होता था, जब कभी लैब में जाने का मौका मिलता था तो लोग थॉमसन जी के एक्सपेरिमेंट को ज़रूर दोहराना चाहते थे। जे थॉमसन वाला एक्सपेरिमेंट, जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, कैथोड रेज वाला। हाई पोटेंशियल की बैटरी लगाया, HT, हाई पोटेंशियल बैटरी है ना, हाई टेंशन वाली। ये 1000-2000 वोल्टेज कैसे लगा दिया, जितना हाई पोटेंशियल है उतना जल्दी इजीली इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये HT है, 10,000-11,000 वोल्टेज का भी लगाया जाता है। अब यहाँ पर इस सरफेस पर ध्यान देना है, जिसको आपने नेगेटिव टर्मिनल पकड़ाया है उसका नाम है कैथोड। उसका नाम क्या है? और जिसको पॉजिटिव टर्मिनल पकड़ा है उसका नाम क्या है जी?
अच्छा मान लीजिए बैटरी हो ही नहीं, कोई टर्मिनल न पकड़ा है, तब इलेक्ट्रोड है। क्या है? कॉमन नेम इनका इलेक्ट्रोड है। जैसे बैटरी आपने जोड़ दिया, तो बैटरी जोड़ने के बाद तब उनका नामकरण फिर से साफ साफ अलग अलग हो जाता है। कॉमनली वो इलेक्ट्रोड बोले जाते हैं। बैटरी का कनेक्शन आपने नेगेटिव पोल से जिसको किया है वो कैथोड हुआ, पॉजिटिव वाला एनोड। बैटरी पोटेंशियल पोलैरिटी बदल दें, ध्रुवता बदल दें, पॉजिटिव वाला इसको कनेक्ट कर लें तो ये एनोड हो जाएगा, तब ये कैथोड हो जाएगा। एनोड कैथोड बदलता रहता है। कॉमन नेम क्या है? बिना बैटरी कनेक्शन किए इलेक्ट्रोड, अब कनेक्ट कर देंगे तो कैथोड, नेगेटिव वाले को और पॉजिटिव वाले को एनोड कर देंगे। चलिए, हाँ, तो इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन यहाँ से डेवलप हो जाते हैं और इस नेगेटिव प्लेट से अपने आप को रिपल्सन फील करते हैं, प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं अपने आप के ऊपर, और ये दौड़ पड़ते हैं किस तरफ? टूवर्ड्स एनोड। एनोड की तरफ दौड़ने लगते हैं, झुंड के रूप में दौड़ने लगते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगते हैं तो हम लोग कहते हैं कि ये देखिए कैथोड रेज हैं। कौन है? कैथोड किरणें। क्या है कैथोड किरणें? तो वैसे जैसे पूर्वा पछुआ हवा होता है ना, जैसे देहाती में नामकरण किया था कि पूर्वा हवा है, पछुआ हवा है, उसी तरह से यहाँ पर भी नाम रखा गया। कैथोड से निकलने वाली रेज हैं तो कैथोड रेज, समझ पा रहे नहीं? यही है कैथोड रेज। क्या है? मूविंग इलेक्ट्रॉन इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब फ्रॉम कैथोड टू एनोड इज नोन एज कैथोड रेज। कैथोड रे कौन? बस वही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वही जय माता दी वाली पगड़ी बांध करके दौड़ लगा रहे हैं। दौड़ते हुए इलेक्ट्रॉन है। कहाँ पर दौड़ते हुए? हवा में कि डिस्चार्ज ट्यूब में? निर्वात नलिका में। किधर से किधर दौड़ते हैं? कैथोड से एनोड की एनोड से कैथोड, कैथोड से एनोड की तरफ। यही है। इससे भी तो इलेक्ट्रॉन निकला। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं हाई वोल्टेज लगाने की वजह से, तो इसको कहते हैं फील्ड इमिशन। कौन सी इमिशन? क्षेत्र उत्सर्जन। जो गर्मी की वजह से निकल रहे हैं इसको तापानिक उत्सर्जन। तापानिक उत्सर्जन है, ये कौन सा? क्षेत्र उत्सर्जन है। अब एक तरीका और है, सीधे सीधे धूप में रख दीजिए प्लेट को, धूप में रख दीजिए, सनलाइट आए, सूर्य का प्रकाश आने दीजिए, सनलाइट आने की वजह से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। इसको कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या बोलते हैं जी? प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हम लोग को यही टॉपिक पढ़ना है, इसी हेडिंग को देर तक काफ़ी सीखना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? डेफिनेशन तो फ्री में हो ही जाए। किसी धातु के तल से प्रकाश के आपतित होने के कारण, आपतित माने गिरना, प्रकाश के आपतित होने के कारण इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को, इलेक्ट्रॉनों के प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश वैद्युत। और इस प्रकार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं जी? प्रकाश इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? इस प्रकार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन। अगर परिपथ पूर्ण है, सर्किट कंप्लीट है, तो सर्किट में एक धारा बहने लगेगी। उस धारा को क्या कहेंगे? प्रकाश वैद्युत धारा। क्या बोलेंगे? तो हम लोग पूरा समेट करके 3 बातों को सीख गए। डेफिनेशन क्या है प्रकाश विद्युत प्रभाव का? किसी धातु के तल से प्रकाश के आपतित होने के कारण, प्रकाश के इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। इस प्रकार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन एवं परिपथ में बहने वाली धारा को प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। ये 3 नाम सीखा गया। पहले ये सब भी बताया जाता था जो गर्मी की वजह से इलेक्ट्रॉन निकलते, थर्मानिक इमिशन, तापानिक उत्सर्जन। और इसके डिस्कवरर साइंटिस्ट थे वही पुराने साइंटिस्ट जो चिड़िया को देख करके, चिड़िया क्या खाकर उड़ती है, जो खाकर उड़ती है वही, हाँ, वही किसी छोटे बच्चे को खिला दिए, कूट कूट कर को कीड़ा मकोड़ा खिला दिए। देख लिए भाई कि कीड़े में इतनी ताकत है, खाता है तो तुरंत चिड़िया उड़ जाती है ना। तो हो न हो इसमें पूरी जादूगरी भरी है। तो कीड़े को पूरा उसका घोल बनाकर उसको पिला देते हैं। उनके घर में जो नौकरानी बच्चा रहता है और वो बीमार पड़ जाता है, तो उनकी खूब कुटाई होती है, खूब पिटाई होती है। फिर उसके बाद उनका तो धीरे धीरे, अच्छा, वही बल्ब बनाते हैं थॉमस अल्वा एडिसन। और थॉमस अल्वा एडिसन ही यही तापानिक उत्सर्जन ये घटना का अध्ययन करते हैं और इसी बेसिस पर एक नई डिवाइस बनाते हैं, डायोड वाल्व। क्या बनाते हैं? जान लीजिए। तापानिक उत्सर्जन खोजकर्ता कौन है? थॉमस अल्वा एडिसन।
और इसके बेसिस पर कौन सी डिवाइस बना है? डायोड वाल्व। तो तापानिक उत्सर्जन को एडिसन प्रभाव भी कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव को हर्ट्ज प्रभाव भी कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना का कौन अध्ययन किया? पहले कौन देखा? हर्ट्ज। और तापानिक वाले का एडिसन वो चैप्टर में नहीं हम लोगों के। तो चलिए प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम सीखते हैं। नियम पहले ही सीख लेते हैं, अभी पेन चली ही नहीं, केवल सीख लेते हैं, दिमाग को मजबूत बनाते हैं। पहला नियम, जैसे दो गुण है प्रकाश में, एक तो तीव्रता और दूसरा आवृत्ति। तीव्रता माने तेजपन, इंटेंसिटी उसकी, है ना। तो तीव्रता का अर्थ जैसे समझाना हो, जैसे इस कमरे में कोई बल्ब कोई लाइट न जले, एकदम लालटेन मोमबत्ती कुछ भी नहीं, तो चारों तरफ से पैक तो अंधेरा रहेगा। अब धीरे से हम कह रहे हैं हल्का से दरवाज़ा खोलिए, दरवाज़ा आप धीरे से खोल रहे, थोड़ा सा एक पतली झिर्री से स्लिट से लाइट आना शुरू हो गई, थोड़ा थोड़ा प्रकाश आने लगा। कह रहे हैं थोड़ा और खोलिए, थोड़ा और खोलिए, और प्रकाश आया कि नहीं? थोड़ा और ओपन करिए, तो और खोल रहे हैं आप, और प्रकाश आ रहा है। क्या बढ़ रहा है कमरे में? तीव्रता। हम कह रहे हैं कि अच्छा ऐसा करिए, दरवाज़ा उखाड़ के बगल में रख दीजिए, खूब प्रकाश ही प्रकाश है कि नहीं। यानी लाइट की इंटेंसिटी, तीव्रता का मतलब है ज़्यादा मात्रा में प्रकाश, बस मोटी मोटी बातों में, है ना। आगे सीखेंगे ज़्यादा संख्या में फोटॉन आए तो तीव्रता बढ़ती है। चलिए, तो जो तीव्रता होती है, ज़्यादा तीव्र प्रकाश डालेंगे, ज़्यादा इंटेंसिटी लाइट डालेंगे तो उससे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। क्या बढ़ती है? अगर तीव्रता बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। पहला नियम यही है, किसी धातु के तल से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती। कैपिटल आई क्या है? तीव्रता। याद रखिएगा, किसी धातु के तल से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस पर निर्भर करती है? तीव्रता पर, और वो भी अनुक्रमानुपाती होती है। और दूसरा, धातु के तल से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों के काइनेटिक एनर्जी, जो गतिज ऊर्जा है, तीव्रता पर निर्भर, यही नियम है। देख रहे हैं, नहीं करती वही नियम है। अब तुरंत सवाल होगा किस पर करती है कि नहीं? तो किस पर करती वही बता दे रहे हैं। धातु के तल से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति बढ़ाने पर बढ़ जाएगी और आवृत्ति घटाने पर गतिज ऊर्जा। तो अनुक्रमानुपाती क्यों नहीं बोल रहे हैं? नहीं बोलना है क्योंकि हम नहीं बोले हैं। अनुक्रमानुपाती नहीं होता है, डजंट प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं है। और ये हमारे गुरुजी थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर बी.के. अग्रवाल सर, तो उनसे ही भूल हो गई। उन्होंने अपनी बुक में लिख दिया, इंटरमीडिएट वाली बुक में, कि अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती नहीं कहना है, बस इतना कह सकते हैं आप, आवृत्ति बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा और आवृत्ति घटाने पर गतिज ऊर्जा, बट नॉट प्रोपोर्शनली, किंतु अनुक्रमानुपाती रूप से नहीं। बढ़ाने पर बढ़े, घटाने पर घटे तो उसको अनुक्रमानुपाती नहीं कहा जाता। फिर किसको कहते हैं? दुगुना, बढ़ाने पर सेम इफेक्ट पड़े, डबल कर दे तो वो भी डबल हो जाए, हाफ करें तो वह आधा हो जाए, तब अनुक्रमानुपाती। समझ पा रहे नहीं? जैसे हम कह रहे हैं, जरा समझिए, गति का जो पहला समीकरण है, V बराबर U प्लस, इसमें बताइए त्वरण। अरे इधर न भी देखिए तब भी सोच के बता दीजिए, वैसे ही खाली कान खुला तो सुन के बताइए एक्सेलरेशन बढ़ाया जाए तो वेलोसिटी बढ़ेगी कि नहीं? yes, सीधी सी बात है, इतना कान अठेंगे उतना तेज भागेगा। यानी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है कि नहीं है? सीधे आप नहीं बोलेंगे, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं कहेंगे। कारण क्या है? एक्सेलरेशन को डबल करने पर वेलोसिटी डबल हो जाए तब प्रोपोर्शनल कहने का अधिकार है आपको। हाँ, बढ़ाने पर बढ़ती है, घटाने पर घटती है, ब्रेक लगाएंगे तो कम होगा। ब्रेक माने नेगेटिव एक्सेलरेशन, है ना। तो देखिए चेक कर लीजिए, जैसे u की वैल्यू है 5, u की वैल्यू क्या है? प्रारंभिक वेग 5 है, 5 मीटर पर सेकेंड, और टाइम ले रहे हैं 2 सेकेंड का। मोहलत कितना है? केवल 2 सेकेंड का। अब भाई दो ये चीज़ पे चेकिंग करना है ना, ए और वी का, तो बाकी लोग फिक्स कर लीजिए अपना। बताइए अगर एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो बोलिए वेग क्या होगा? 5 यहाँ और 2 दूना 4, 9 होगा। सही जवाब। अगर एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए तो बोलिए वेग क्या होगा? हल्का सोचने दीजिए। 5 और 4 का गुणा है, 4 दूना 8, 8 5 13। तो बोलिए त्वरण दुगुना किए आप
तो वेलासिटी 9 का दुना 18 हुआ, सेम इफेक्ट नहीं पड़ा। 9 दुना अगर 18 हो गया होता तब ना आप अनुक्रमानुपाती कहते। समझ गए कि नहीं? हाँ, तो यानी अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती शब्द कहाँ लगाना चाहिए? इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ओनली। जोड़ घटाने के चिन्ह है तो वहाँ नहीं चलेगा, है कि नहीं? अगर कह दिया जाए यही यू न होता, ऐसा भी तो होता है जो विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, यू न होता तब बताइए, तब अनुक्रमानुपाती है कि नहीं? तो श्योर। बोलिए ए की वैल्यू 2 है तो वी कितना? 4। खाली 18 करना है। बोलिए ए की वैल्यू अगर 4 है तो 8 होगा। डबल किया आपने, डबल हुआ कि नहीं? इस समय त्वरण अनुक्रमानुपाती हो गया। और जब तक इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग जुड़ा रहेगा तब उसको आप अनुक्रमानुपाती नहीं बोलेंगे। हाँ, इतना कहेंगे कि त्वरण बढ़ाने पर वेग बढ़ता है, त्वरण घटाने पर वेग घटता है, बस इतना आप कह सकते हैं। लेकिन अनुक्रमानुपाती शब्द पर जोर दे रहे हैं, वो कहना मना है साइंस के स्टूडेंट के लिए। आर्ट वाले होते तो कुछ चल जाता। चलिए, ये समझ पाए? फिर से बोलिए, संख्या किस पर निर्भर करती है? तीव्रता पर। और गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति ना। पहला नियम सुनाना हो, 3 तो हमको याद हो गया। धातु के तल से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होते हैं, एक याद हो गया। दूसरा मना कर दीजिए, दूसरा नियम हो जाएगा। धातु के तल से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, संख्या था ये ऊर्जा है, एन संख्या है। धातु के तल से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर, दूसरा नियम हो गया। तीसरा फिर किस पर करती है वो बता दीजिए। धातु की तरफ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? अनुक्रमानुपाती की केवल निर्भर करती है? केवल निर्भर करती। बढ़ाने बढ़े, घटाने घटेगी। अनुक्रमानुपाती शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। समझ गए? कितने लोग 3 नियम याद हो? जरा हाथ ऊंचा करें। 3 नियम, बस इतने लोग। फिर सुनिए, संख्या किस पर निर्भर करेगी? गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर नहीं करेगी? तीव्रता पर। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करेगी? 3 चौथा है, एक ठो आवृत्ति होती है न्यू नॉट, इसको कहते हैं देहली आवृत्ति। अगर प्रकाश विद्युत प्रभाव का दर्शन करना है तो आपको आवृत्ति इससे ज़्यादा ही रखना होगा, देहली आवृत्ति से ज़्यादा। माने देहली आवृत्ति परिभाषा है। अब पाँचवा मान लीजिए, छोड़ दीजिए, अभी सिखा देते हैं चौथा वाला। पाँचवा है, पाँचवा तो बहुत मज़ेदार है। पाँचवा यही है, बटन दबा नहीं कि बल्ब जला नहीं। कोई आगे पीछे चक्कर नहीं, बटन दबा दिए, आकर बैठे, अभी 1 घंटे बाद धीरे धीरे से बल्ब जलना शुरू। ऐसा होता है ना, एकदम क्विक मोड में, एकदम स्विचिंग एक्शन समझिए। उधर बटन ऑन हुआ नहीं कि इधर बल्ब जला नहीं। इसी बात को कह दीजिए, जैसे प्रकाश तल पर आया वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला, बस। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंस ऑफ लाइट एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटेलिक सरफेस। देहाती में धातु के तल पर धातु के तल पर प्रकाश को आने और इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में, यानी बाहर निकलने में कोई आगे पीछे का चक्कर, कोई समय पश्चता नहीं होती। यही है। इसमें क्या लिखेंगे? कोई समय पश्चता नहीं होती, समय पश्चता नहीं होती है। समझ पाए? कुल कितने नियम है प्रकाश विद्युत प्रभाव के? पहला नियम, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके अनुक्रमानुपाती? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा किस पर नहीं निर्भर करती? न अनुक्रमानुपाती न व्युत्क्रमानुपाती, किसी संबंध से कोई रिलेशन ही नहीं है इसका। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? बहुत सही। प्रकाश विद्युत प्रभाव देखने के लिए प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम होनी चाहिए कि ज़्यादा? ज़्यादा होनी चाहिए, या कम से कम देहली आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए। कम से कम माने ज़्यादा से ज़्यादा भी चल जाएगा उसी में, कम से कम देहली आवृत्ति के बराबर हो। पाँचवा क्या है? धातु के तल पर प्रकाश के आपतित होने और तल से इलेक्ट्रॉनों के बाहर निकलने में कोई समय पश्चता। यही है 5 नियम। समझ गए? मोटी मोटी बातें समझी गए हैं। अब पढ़ने में जब लिखने की बारी आए तो खूब इंटरेस्ट लगेगा कि तो पहले सीखे, उसी बात को लिखवाना है।
और ये आपके एग्ज़ाम में आएगा, दिखेगा पेपर में, और एकदम प्रोजाइक, इसमें कोई फार्मूला ही नहीं है, प्योर लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी आप इंटरेस्टेड ढंग से इसको याद करके फिर से एक बार हो जाए। संख्या किस पर निर्भर करता है? पहला नियम। गतिज ऊर्जा किस पर नहीं निर्भर करता? तीव्रता पर नहीं निर्भर करता। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करता? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए कम से कम न्यूनतम आवृत्ति कितनी होनी चाहिए? देहली आवृत्ति। देहली कितनी आवृत्ति? देहली आवृत्ति को न्यू नॉट से लिखते हैं, न्यू नॉट से ज़्यादा होना चाहिए या उसके बराबर। पांचवा क्या है? समय पश्चता किसके किसके बीच में? प्रकाश के आने में और इलेक्ट्रॉन के। कितने आराम से आपने अपनी भाषा में सीख लिया है। अब इसी को अच्छे ढंग से लिपिबद्ध कर देना है, लिख लेना अच्छे से, पूरा काम हो जाए हम लोगों का। शुरू किया जाए, चलिए। ये पाठ का नाम है और यही हेडिंग भी है। शार्ट में क्या लिख रहे हैं? PEE, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकाश विद्युत प्रभाव परिभाषा फिर सुन लीजिए। प्रकाश के आपतित होने के कारण धातु के तल से इलेक्ट्रॉनों के निकलने की घटना को प्रकाश विद्युत, एकदम छोटे में जो एग्जाम में लिख के आना है, प्रकाश के आपतित होने के कारण, प्रकाश के धातु के तल से इलेक्ट्रॉनों के बाहर निकलने की घटना को प्रकाश विद्युत। अब कौन सा प्रकाश धातु के तल से इलेक्ट्रॉन निकलवाएगा? उसके लिए कुछ शर्त है। उसके लिए शर्त क्या है? उसकी आवृत्ति, प्रकाश के पास आवृत्ति कितनी होनी चाहिए? है इसी से ज़्यादा होनी चाहिए, न्यू नॉट्स। इसको क्या बोलते हैं? न्यू। क्या बोलते हैं? न्यू। कैसे बना, जरा देख लीजिए इसकी शक्ल बनाने की। ऐसे बनाएंगे तो वी हो जाएगा। कटिंग नहीं करना, बल्कि जो कटिंग जितना करते उतना ही आप आगे मोड़ दीजिए, ऐसे ऐसे। ये न्यू सबसे अच्छा न्यू बना रहे हैं, देख रहे हैं नहीं? न्यू किसका संकेत है? आवृत्ति का। तो इसीलिए बुक वगैरह में एक तो परिभाषा थोड़ा सा मॉडिफाई की गई है, सुधारा गया है। उसमें लिखते हैं उचित ऊर्जा। क्या लिखते हैं? या उचित आवृत्ति के, उचित आवृत्ति के प्रकाश के आपतित होने एवं धातु के तल से इलेक्ट्रॉन के निकलने की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी, उचित आवृत्ति का प्रकाश आए और वो जब इलेक्ट्रॉन निकलवाता है तो वही प्रकाश विद्युत प्रभाव है। समझ गए? चलिए। और अगर धातु के तल से इलेक्ट्रॉन निकलवा ही दे रहा है प्रकाश, तो उचित आवृत्ति रही ही होगी उसकी। नहीं निकलवा पा रहे तो नहीं होगी। जैसे आप बताइए, सोलर पैनल के सामने, सोलर पैनल पर जब सनलाइट पड़ती है तो एक्टिवेट हो जाता है, बैटरी उटरी चार्ज करने लगता है, पंखा ट्यूबलाइट ये सब जलने लगता है, इन्वर्टर चार्ज होने लगता है कि नहीं? और आपके पास जुगाड़ आ गया कि भाई प्रकाश ही तो डालना है उस पर। सोलर पैनल के सामने आप गए, टार्च जला कर कैसे खड़े हो गए। टार्च जलाएं तो क्या अंदर पंखा उंखा सब ऑन हो जाएगा? एक तो मोमबत्ती कह रहे हैं भाई कि चलिए 1 रुपये ना है सही, आज 1 रुपये की मोमबत्ती ऐसे कुर्बान कर देते हैं, है कि नहीं? उसी पैनल सामने से जला कर रख दिया, क्या पैनल एक्टिवेट होकर करंट सप्लाई करेगा? नहीं कर पाएगा। उसके लिए एक सेट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। कौन सी फ्रीक्वेंसी इफेक्टिव होगी आपको बता दें? कौन सी फ्रीक्वेंसी? जो देहली से बड़ी होगी, देहली से, या वैसे ही मोटी मोटी भाषा में बता दें, जो दृश्य प्रकाश है उससे भी ज़्यादा असरदार अल्ट्रावायलेट वाला होता है, पराबैंगनी वाला।
उससे भी ज़्यादा असरदार ये एक्सरे वाला होता है, गामा रे वाला होता है, वो सभी इलेक्ट्रॉन निकलवा देते हैं। आपको आंखों से नहीं दिखाई देगा क्या पड़ रहा है, ये एक्सरे डाल दी, एक्सरे भी इलेक्ट्रॉन निकलवाना शुरू कर दे और बहुत तगड़ा इलेक्ट्रॉन निकलवाएगा, उसके पास काफ़ी एनर्जी है। तो याद रखिए, जो कल टॉपिक में सीखा गया था चंदन गुप्ता वाला, उसमें जिसका नाम पहले आएगा वो उतना बढ़िया इलेक्ट्रॉन का इमिशन करवाएगा। समझ गए? हाँ, जैसे विबग्योर में ये देखिए, विबग्योर में किसी मेटल के लिए मेटल इलेक्ट्रॉन निकालना कब एक्टिव होता है? पीले प्रकाश के लिए। जैसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, पीले रंग का प्रकाश पड़ रहा है तो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना शुरू हो। अब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसको सर्किट में दौड़वा लीजिए, अपना बैटरी उठी चार्ज करिए और उपयोग करिए आप। तो आप बताइए, पीले से ही शुरुआत होती है, तो बताइए और कौन कौन सा रंग इलेक्ट्रॉन की मिशन कर सकता है? ग्रीन वाला कर सकता है कि ऑरेंज वाला? ग्रीन, इसके पास ज़्यादा होगा। ऑरेंज वाला नहीं करेगा, लाल वाला नहीं करेगा, यानी इसके पहले वाले लेफ्ट वाले जो पड़ेंगे वो सब इलेक्ट्रॉन अच्छे से निकलवाएंगे। और बढ़िया कौन? ब्लू, इंडिगो, सबसे बढ़िया वायलेट, और इससे भी बढ़िया अल्ट्रा वायलेट। देख लीजिए जरा, वायलेट के पहले अल्ट्रा वायलेट और रेड के बाद इन्फ्रा रेड। कम से कम इतना तो याद रखिए, विजिबल वाले में वायलेट के पहले अल्ट्रा वायलेट और रेड के बाद इन्फ्रा रेड, बैगनी के पहले परा बैगनी, लाल के बाद अवरक्त, है ना। चलिए सीखा जाए, लिखिए। किसी धातु के तल पर या धातु के तल से, धातु के तल से प्रकाश आपतित होने के कारण, किसी धातु के तल से प्रकाश आपतित होने के कारण इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने की घटना, उत्सर्जित माने निकलना, उत्सर्जित होने की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। किसी धातु के तल से प्रकाश आपतित होने के कारण इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। एक नाम और लिख दें क्या? या प्रकाश विद्युत प्रभाव या हर्ट्ज प्रभाव। हर्ट्ज आधा ट रहेगा, हर्ट्ज प्रभाव कहते हैं। इससे एक बात की और जानकारी हो गई होगी, प्रकाश विद्युत प्रभाव के खोजकर्ता कौन है? हर्ट्ज। लाइन ड्राप करके, धातु के तल से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं? कौन से इलेक्ट्रॉन? प्रकाश इलेक्ट्रॉन। एवं अगर सर्किट कंप्लीट है तो परिपथ में प्रवाहित धारा को क्या बोल दें जी? प्रकाश विद्युत धारा। ये पूरी बात यही है।
बात ना करो, बात ना करो, बात बिल्कुल नहीं। पढ़ने का मन ना हो सीधे बैग लो निकल जाओ घर। देखो, बेसिक टर्म और डेफिनीशन में 3 डेफिनीशन हैं। 3 डेफिनीशन सीखिए, पूरे टॉपिक पर लगेगा, पूरा टॉपिक हमारे कब्जे में आ गया। सही शुरुआत जैसे पढ़ना चाहिए उस मोड से आपको पढ़ा रहे हैं। पहला डेफिनीशन है कार्यफलन। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई कार्यफलन क्या है? ये ऊर्जा की तरह है। किसकी तरह है? सिमिलर टू एनर्जी। अब कैसी ऊर्जा है? कम से कम ऊर्जा, न्यूनतम ऊर्जा है जिसको पा करके धातु का इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, अंदर बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाए? बाहर। वही वर्क फंक्शन है। फिर सुनिए वर्क फंक्शन डेफिनीशन। आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे प्राप्त करके धातु के तल का कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है, कार्यफलन कहलाता है। कार्यफलन किसकी क्वालिटी है? मेटल की। कुछ चीज़ें जल्दी एक्टिवेट हो जाती तो उसका कार्यफलन कम है, कुछ मेटल हैं देर एक्टिवेट होते हैं उसका कार्यफलन ज़्यादा है। आपके हिसाब से अच्छा वाला मेटल कौन सा है? कौन सा मेटल का सिलेक्शन करेंगे आपकी बढ़िया रहेगा? फोटो इलेक्ट्रिक, जिसका वर्क फंक्शन कम हो कि ज़्यादा? जिसका वर्क फंक्शन कम हो, जिसका कार्यफलन कम होगा वो मेटल हम लोग के लिए सुपीरियर है। समझ रहे कि नहीं? अच्छा, यहाँ पर जैसे नॉर्मल कंडक्शन की बात होती, बैटरी लगा के दौड़ाने की बात होती, तो उसमें चांदी सबसे अच्छा था। लेकिन प्रकाश पढ़ करके प्रकाश की वजह से इलेक्ट्रॉन निकलने वाले में एल्कली मेटल, जो एल्कली मेटल है, क्षारीय धातुएं, क्षारीय धातुएं सबसे बेस्ट है ना। और उसमें सीजियम सबसे बढ़िया है। कौन सा? जैसे सोडियम है, सीजियम, ये सब एल्कली मेटल है ना, क्षारीय धातुएं। और उसके बगल वाले क्या है? क्षारीय मृदा धातुएं। तो क्षारीय धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं ये इलेक्ट्रॉन का इमिशन, प्रकाश पड़ने पर आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकालने लगती हैं। तो इन सबको कहते हैं फोटो सेंसिटिव मेटल, प्रकाश सुग्राही धातुएं कहते हैं। प्रकाश सुग्राही धातुएं कौन है? जिनके लिए कार्यफलन का मान कम हो। ऐसे घुमाइए मत, सीधे एग्जाम्पल लीजिए, क्षारीय धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं ना। लिखिए, आपतित प्रकाश कि वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे प्राप्त करके धातु, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा कोई एक इलेक्ट्रॉन धातु का कोई इलेक्ट्रॉन जिसे प्राप्त करके धातु का कोई एक इलेक्ट्रॉन, हाँ, धातु का कोई एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है, कामा, उस धातु का कार्यफलन कहलाता है। क्या बोला जाएगा जी? कार्यफलन। कार्यफलन को किताब में कभी कभार कैपिटल डब्ल्यू से लिख देता है, कभी कभार फाई से। स्टैंडर्ड नोटेशन इसका फाई है। तो फाई का फार्मूला होता है एच और इंटू न्यू नॉट, एच इंटू न्यू
नॉट। जरा जो नए चेहरे आए उनसे मुलाकात करिए। एच क्या है? एच को कहते हैं प्लांक नियतांक। नाम तो याद ही हो गया। वैल्यू याद करिए जो और लोग नहीं याद कर पाते। 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड इसका मात्रक होता है। नाम क्या है जी? कौन सा नियतांक? प्लांक जी का नियतांक है, प्लांक कांस्टेंट है। और न्यू नॉट क्या है? हाँ, इसका नाम है देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति। चलिए, एक हेडिंग सीख ली हम लोग। कौन सी मेटल अच्छी है जिसके लिए वर्क फंक्शन कम हो कि ज़्यादा? कम। कार्यफलन कम रहेगा तो कम ऊर्जा का प्रकाश आएगा तो वही इलेक्ट्रॉन को निकलवा देगा आसानी से मिश्र शुरू। जैसे पुराने लोग कहते हैं काम काम को सिखाता है। खाली मत बैठे रहिए, नहीं कुछ है तो खुरपी उर्पी लेकर के साफ़ सफाई करना शुरू करिए। साफ़ सफाई शुरू करें, धीरे धीरे और चीज़ें रहेगी। ईंट वहाँ जो बिखरा है उसको वहाँ सेट कर दीजिए, जो गड्ढा है उसको थोड़ा मिट्टी डाल पाट दीजिए और सुंदर लगने लगे। धीरे धीरे और काम उसी में निकलता चला जाएगा। एक हेडिंग हम लोग पढ़े तब तक एक ठो और उसी में इंटरेस्ट आ गया, अरे अच्छा ये क्या है? कौन सा नया टर्म? न्यू नॉट। अब यही हेडिंग बन जाती है, देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति। थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नोटेशन क्या लिखें जी? न्यू नॉट। देहली शुद्ध हिंदी है। गांव देहात में इसको डेवढ़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेवढ़ी आप लोग नहीं देखे होंगे। आपके घर वाले जो चाचा है, पापा है, दादा दादाजी लोगों को पता हो। डेवढ़ी जो कच्चे मकान होते थे, कच्चे मकान में पता नहीं क्या पूर्वजों की सोच थी, पता नहीं कैसा दिमाग उनका था। कच्चे मकान में खूब बढ़िया मकान बनवाएंगे, अच्छा से बड़ा वाला खूब मोटा दरवाज़ा लगवाएंगे और उसमें बीच रास्ते में खूब एक ठो जितनी छोटी वाली बेंच होती है, लगभग 1 फीट हाइट का एक ठो लकड़ी टुकड़ा उसमें बैठा देंगे। एकदम मेन दरवाजे में चौखट जो होता था वही डेवढ़ी। और छोटे बच्चे जो भी चलना सीख रहे हैं, जो हाथ पाँव दोनों को उपयोग करके चल रहे हैं, है ना, पैदल नहीं चल पाते हैं, हाथ पाँव दोनों चलते हैं। बीच बीच में कभी कभार खड़े होकर चलते हैं तो लोग ताली बजाते हैं। तो वो चल तो लेते हैं नॉर्मल ग्राउंड पर, लेकिन कभी कभार अंदर से जब बाहर आना होता है तो उसे डेवढ़ी में फंस के गिर जाते हैं, मुँह से माटी उठा लेते हैं। वही डेवढ़ी खतरनाक। और हम लोग हैं, हम लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं। डेवढ़ी है, घर का जो दरवाज़ा जो चौखट लगी है उसको पैर उठा करके ऐसे क्रॉस कर गए, बाहर आ गए, फिर अंदर जाना हुआ तो फिर ऐसे दरवाज़ा खुला, फिर ऐसे अंदर चले गए। देख रहे नहीं, हम क्रॉस कर ले रहे हैं हम लोग। अच्छा ध्यान दीजिए, देहली कहते हैं शुद्ध हिंदी में, अंग्रेजी में थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड है, अंग्रेजी में कई नाम है। शुद्ध हिंदी में देहली कहते हैं, गांव देहात में डेवढ़ी कहते हैं और फिल्मी स्टाइल में दहलीज कहते हैं। क्या कहते हैं? दहलीज सुने हैं? कहते हैं भाई कि हिम्मत हो दहलीज पार करके दिखाइए। तो हम लोग के पास हिम्मत है तो हम लोग दहलीज पार कर लेते हैं। वही जो छोटे बच्चे हैं तो वही दहलीज नहीं पार कर पाते, उसी में फंस के गिर जा रहे हैं। समझ रहे कि नहीं? तो देहली माने वही दहलीज, घर वाला जो चौखट है। अब सुनिए, आवृत्ति के लिए यह शब्द क्यों लगाया गया? आपतित प्रकाश में वह न्यूनतम आवृत्ति जिसको पा करके इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट होकर के अंदर से बाहर सरफेस पे आ जाए, झांकने लगे, तो बाकी उसको ललचाने के लिए कोई पॉजिटिव प्लेट होगी तो उधर अट्रैक्ट करके चला भी जाएगा। बस इसका काम क्या है देहली का? अंदर वाले सोए हुए इलेक्ट्रॉनों को उनको नाक करके एक लोटा पानी फेंक करके धीरे धीरे कान में कुलबुला करके सरफेस तक ले आए, है ना। बाकी काम पॉजिटिव प्लेट उसको खींच लेगा। वर्क फंक्शन का भी वही काम है। जैसे होता क्या है, इलाहाबाद में एक लेबर चौराहा है, वहाँ पर सभी मज़दूर लोग सुबह सुबह एकदम प्राइम टाइम, एकदम सेट टाइम है उनका, 9 से 10 के बीच में सब लोग अपना झोला वोला लिए, सामान लिए, हथियार लिए। कोई प्लम्बर है, कोई फर्नीचर काम करता है, कोई ये दीवार उवाल बनाता है,
सब लोग अपना पहुँचे रहेंगे। ऐसी भीड़ लगी रहती है इलाहाबाद में। अब तो जौनपुर में पॉलिटेक्निक चौराहे पर भी भीड़ लगती है। वहाँ पर मजदूर ऐसे 40-50 लोग सब ऐसे इकट्ठा रहेंगे। उनको कहाँ जाना है कुछ पता नहीं कि हमको इधर जाना, उनको काम नहीं मिला है। वहाँ पर जो आदमी पहुँचेंगे, जैसे किसी कुछ काम करवाना तो वहीं जाएगा चौराहे पर तो बात करेगा, अब ये काम करना था, एक ईंट प्लास्टर छोड़ दिया तो वही ईंट चिपकाना है, कई रुपए लेंगे। तो कहेंगे ईंट चौथे तल्ले पर चिपकाना है, तीसरे तल्ले पर, अरे तीसरे तल्ले पर तो 500 रुपये लगेगा। अब अगर आदमी जैसे खूब पैसे वाला है, इंजीनियर है, डॉक्टर वोक्टर है, जिसको खाली काम से होने से मतलब है, 500 रुपये में एक ईंट चिपका देगा, वो खाली अपना बतियाएगा, उखड़ेगा तो नहीं ना। अरे सर इसी सीमेंट लगाएंगे, कैसे उखड़ेगा, सर पटक देंगे तब भी नहीं उखड़ेगा उस पर। और फिर हमारी जोड़ैया अब शक कर रहे हैं आप, हम हाथ से एकदम लगाते, हाथ से लगाते, कन्नी उन्नी नहीं लगाते, और मिस्त्री कन्नी से लगाते हैं, है ना। अच्छा दूसरा वाला मिस्त्री, जैसे अब तो चालाक हो गए हैं ना, जो काम करवाने जाते हैं वो भी चालाक हो गए हैं। पहले मजदूर बहका ले जाते थे, मजदूर उनको आनर को बहका लेते थे, भाई कितना लगेगा, बहुत मेहनत होगा, तीसरे तल्ले पे चढ़ेंगे और ईंट संभाल के ले चढ़ना है। ईंट पता लगा दीवार में से खरोचते हुए ले जाएंगे तो जो नैरोलैक ब्यूटी मिल्सन लगवाए हैं पूरा खरबटा जाएगा, दीवार पूरा खुरदरी हो जाएगा, है कि नहीं। तो बताएगा कितनी सावधानी से ले जाएंगे, उसको कागज़ में लपेट करके ईंट ऐसे कंधे पर रख के ले जाएंगे अच्छे से सेफ्टी के साथ। चिपकाना एक ही ईंट है। और दूसरा वाला मजदूर करे, अरे सर कोई बात नहीं, हम 300 रुपये लेंगे, चलिए 300 रुपये में बना देंगे, छोड़िए इनको, जाने दीजिए, है ना। अब दोनों में कंपटीशन स्टार्ट है। फिर तीसरा वाला कह रहा है कि ईंट चिपकाना है केवल, सर 200 रुपये दे दीजिएगा, चाय पिला दीजिएगा, हो जाएगा काम। अंतिम वाला कह रहा है, करिए सर एक ईंट का पैसा आप पैसा देंगे, चलिए हम उसे कर देंगे, ठीक है, बस खाली आने जाने को 50 रुपये हमको दे दीजिए बस, है ना। अब उसको सस्ता लग गया, तो किस मजदूर को पकड़ेगा, जो सबसे कम लेगा, वो उसके लिए बेस्ट है। तो वैसे कौन सा मेटल का सिलेक्शन करेंगे, जिसका वर्क फंक्शन कम हो, जिसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कम हो, जो कम में ही इलेक्ट्रॉन को निकलवाना शुरू कर दे। समझ रहे नहीं। जैसे किसी के घर पहुँचे, उससे काम लेना है, तो दरवाज़ा नाक किए तो कहेगा कि कह दीजिए नहीं है आज, बस उसका है कि नहीं। तो अब दरवाजे सुन लिया कि कह दीजिए कि नहीं है, आवाज़ पहुंच रही है वहाँ तक, फिर कहेगा अरे हम हैं फलाने, हम हैं, अरे लाल बहादुर हम ही है यार। अब लाल बहादुर कहेगा अरे ठंडी में देखा काम ना हो पाए भाई साहब, रहे, है ना। तो कहे अरे पैसा लेके आए, ये देखो ये दरवाजे में पैसा हम डाल रहे हैं, 100 रुपया लीजिए, रख लीजिए, तब बाहर आइए आप, है कि नहीं। तो 100 रुपये पा गए, तब अपना मुस्कुराते हुए आए, ऐसे दरवाज़ा खोल कर किसी दरवाजे में से पैर लगा खड़े हो गए। हाँ बताइए काम क्या है। तो 100 रुपये उनको एक्टिवेट करने का चार्ज है, बाकी ले जाएंगे तो उनको और पैसा 200-400 रुपये जो अपना लेंगे, है ना। मिनिमम उनके चारपाई से जगा कर दरवाजे तक लाने के लिए 100 रुपये। तो वैसे मेटल के अंदर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसी का नाम फाई है, उसी का नाम क्या है, वर्क फंक्शन, कार्यफलन है। समझ पा रहे नहीं। अब बाकी दरवाजे पर आकर बोल बतिया लिए, बाकी वहीं छोड़ दीजिए। और अगर आप पास एनर्जी है ना, और एनर्जी है तो उनको चला भी दीजिए, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। समझ पाए कि नहीं। तो कम से कम एक्टिवेट करने के लिए कार्यफलन, फिर और एनर्जी रहेगी तो वो काइनेटिक एनर्जी बदलेगी। चलिए उसी तरह कम से कम आवृत्ति जो मेटल के अंदर बैठे हुए इलेक्ट्रॉनों को जगा करके उनको गुदगुदा करके सरफेस पे ला दे, तो वो आवृत्ति क्या बोलेंगे, देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देहली से ज़्यादा आवृत्ति है प्रकाश के पास तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, अरे दौड़ते हुए निकलेंगे कि, है कि नहीं, एकदम मुस्कुराते हुए चेहरे पे एकदम स्माइलिंग निकलेंगे, फिर दौड़ भी पड़ेंगे 4 कदम। आपतित प्रकाश के पास ऊर्जा कार्यफलन से ज़्यादा है, कार्यफलन से, तो बताइए मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं, अरे निकलेगा, दौड़ना भी शुरू कर देगा कि, है कि नहीं। अब कार्यफलन से कम है तब फालतू, तब आपका बेकार जाएगा, तब ऊर्जा किसी काम की नहीं। समझ गए। हाँ, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए जो ऊर्जा लगेगी कार्यफलन, एक्टिवेट करने के लिए जो कम से कम आवृत्ति होगी वो देहली आवृत्ति। तो देहली आवृत्ति की डेफिनेशन तुमको याद ही हो गया, सुना दें।
minimum required frequency of incident light which is just sufficient to eject an electron from metallic surface is known as threshold frequency। देहाती में आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, सुनिएगा, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु के तल से एक इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए पर्याप्त होती है। धातु के तल से एक इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए पर्याप्त होती है, देहली आवृत्ति कहलाती है। लिखा जाए, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु के तल से किसी एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए पर्याप्त होती है। कराने के लिए पर्याप्त को अंग्रेजी में सफिशिएंट कहते हैं, पर्याप्त होती है, कामा उस धातु की देहली आवृत्ति कहलाती है। फार्मूला जरा सुनिए, न्यू नॉट का फार्मूला है सी बाई लैम्डा नॉट। अरे फिर समस्या खड़ी, सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है, लैम्डा नॉट है देहली तरंग दैर्ध्य। कौन सा तरंग दैर्ध्य? अब इसको भी सीखना ही पड़ेगा, हमें लग रहा है। तो वही काम को जो सिखाता है, सी क्या है जी? अरे वही 3 × 10⁸ नहीं जानते क्या? क्या नाम है? प्रकाश की चाल है, प्रकाश की सब इन्हीं की चाल है, हम जानते हैं। देखिए लैम्डा नॉट क्या है? देहली तरंग दैर्ध्य, ये ऐसे लिखिए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अगला वाला पॉइंट, लिखिए तीसरा पॉइंट, देहली तरंग दैर्ध्य। तरंग, ये हेडिंग बन गया, अंग्रेजी में थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। किस लेटर से डिनोट? कितना आसान परिभाषा। वर्क फंक्शन पूछा जाए तो शुरुआत देखिए जरा, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा, यही वर्क फंक्शन है, कार्यफलन। देहली तरंग, देहली आवृत्ति पूछा जाए, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति। आप बताइए क्या बोल रहे हैं यहाँ? आपतित प्रकाश की वह, यही गलती कर दी है आप। गलती कहाँ हो रही है जरा सुनिए, अब इसी में तुरंत जग भी जाएंगे आप, नहीं तो ऐसे शांति से लिखवा देते तो समझ में ना आता आपको। अब यहीं पर बिल्कुल आपको स्टीयर कर दे रहे हैं, हल्का सा कुरेद दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे जगी है। फार्मूला क्या है
किसी एक फार्मूला देखिए, न्यू नॉट क्या है जी, सी बाई लैम्डा नॉट। उत्सर्जित कराने के लिए न्यू नॉट क्या होना चाहिए, कम से कम न्यूनतम होना चाहिए कि अधिकतम, न्यूनतम लिखा है आपने। और जब न्यूनतम होना चाहिए तो इसका मतलब कब न्यूनतम होगा, जब तरंग दैर्घ्य, क्योंकि इन्वर्स का रिलेशन है ना जी। तो परिभाषा में थोड़ा सा बदलाव करना, हल्की सी ट्विस्टिंग लानी है। क्या बोलना है, आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जो धातु के तल से किसी एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए पर्याप्त होती है, देहली तरंग दैर्घ्य कहलाती है। समझ पाए? तो भूल बिल्कुल नहीं करना है, एकदम सजग होकर के सही सही बात लिखना है। ये केवल हम लोग लिख नहीं रहे हैं, सीख रहे हैं, पूरा दिमाग में लोड कर रहे हैं, है ना। ये सही वाली पढ़ाई है आपकी। आपतित प्रकाश कि वह अधिकतम, इसी में अधिकतम लगाना होता है, अधिकतम तरंग दैर्घ्य जो धातु के तल से किसी एक इलेक्ट्रॉन, धातु के तल से किसी एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए उत्सर्जित कराने के लिए पर्याप्त होती है, कामा उस धातु की, ध्यान दीजिए, देहली आवृत्ति हो चाहे देहली तरंग दैर्घ्य, किस पर डिपेंड करता है, मेटल पर। धातु बदल देंगे तो बदल जाएगा। कार्यफलन भी किस पर डिपेंड करता है, मेटल पर, उस धातु के लिए होता है। देहली तरंग दैर्घ्य कहलाती है। क्या फार्मूला लिखें लैम्डा नॉट का, सी बाई न्यू नॉट, बदल दीजिए और क्या। जहाँ सी से आप परिचित है, न्यू नॉट उससे पहले वाली हेडिंग में परिचय हुआ है, देहली आवृत्ति। एक चौथी हेडिंग है फोटान, फोटान फोटान क्या है जरा समझिए। मोटी मोटी बात पहले ही सीखते हैं। फोटान बी द बहकौआ नेम, फोटान बी द, एक बहकौआ नेम है, बहकाने वाला नाम। एक साइंटिस्ट थे मैक्स प्लांक जी, मैक्स प्लांक, और उनके फॉलोअर बाद में उनकी बातों को आगे बढ़ाने का काम किए अपने बड़े वाले साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन जी। तो मैक्स प्लांक जी ने फोटान वर्ड इस्तेमाल किया। लोगों ने पूछा कि लाइट क्या है, प्रकाश, मैक्स प्लांक से। तो मैक्स प्लांक ने कहा प्रकाश कण किससे मिलकर के बना है। प्रकाश किससे मिलकर बना है, कणों से मिलकर के बना है। तो लोगों ने कहा किस तरह के कणों से, उसका नाम बताइए। तो प्रकाश को लैटिन में कहते थे फोटो, क्या बोलते हैं, PHOTO, फोटो। तो वो मोटी वाली डिक्शनरी उठाए और इसे पेज पलटना शुरू किए, पेज पलटना शुरू किए। लाइट को लैटिन में क्या बोलते हैं, फोटो। तो फोटो किससे बना है, तो उनको नहीं समझ में आया तो धीरे सुनी में जोड़ दिए, फोटो फोटान से बना है। किससे बना है, ये मिस नेम है, ये गलत नाम, खाली एक ठो बहकाने वाला नाम है। बाद में कहा गया कोई और एक नाम, घर वाला नाम, तो
बोलते हैं घर वाला नाम इसका क्वांटा है। क्या नाम है? क्वांटा या फोटान। तो फोटान कोई नया नामकरण नहीं हुआ, उसी से रिलेटेड उसी का नाम है। जैसे जहाँ पर आइड लग जाता है तो वहाँ पर बोलते हैं के जैसा, है ना, उसी की तरह। जैसे जियो माने अर्थ, तो पृथ्वी की तरह और इस तरह का अनुकूल वातावरण किसी और प्लेनेट पर हो जाए तो उसको कहेंगे जियोइड। क्या बोलेंगे? पृथ्वी के जैसा, पृथ्वी की तरह। एंड्रस लैटिन टर्म है, एंड्रस माने मनुष्य होता है, मानव। और इसी से हम लोग मोबाइल बना है एंड्रॉइड। क्या बना है? एंड्रॉइड की हिंदी क्या है जानते हैं? आप जान गए होंगे, मानव के जैसा। उसी की तरह जैसे कोई खड़ा है आराम से तो उसके कान में से फुरफुरी कर दी, तुरंत क्या कर रहे हो, है कि नहीं? कहीं छू दीजिए, कहीं टच कर दीजिए, अपना फंक्शन क्रिएट करेगा। समझ में नहीं? मनुष्य की तरह उसका भी एक्शन है, मानव के जैसा। किसी की नाक ऐसे पकड़ खिला दे रहे हैं तो गुस्सा जा रहा है, उसमें भी कहीं छू देंगे तो नया फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। एंड्रॉइड मीन्स मनुष्य के जैसा, मानव जैसा। हाँ, तो वही कह रहे हैं, जैसे बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, अब बायो वाले गुरुजी से पूछा गया कि हार्ट काफ़ी मजबूत होता है, सब सो जाते हैं, खर्राटा लेते हैं, लेकिन हार्ट कभी नहीं सोता। हार्ट सो जाए तो एक नहीं, हार्ट काफ़ी मजबूत होता है। हार्ट में हड्डियां नहीं, मसल्स होते हैं, मसल्स केवल मांसपेशियां हैं। आप बताइए हार्ट किस तरह के मसल से बना है? तो बायो वाले गुरुजी अब अपना फिर चालाकी कर गए। हार्ट को लैटिन में कहते हैं CARD, कार्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं? हार्ट वाले डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, वो तो अलग बात है। हार्ट को लैटिन में कहते हैं कार्ड। क्या नाम देते हैं? कार्ड, CARD। कार्ड माने हार्ट, कार्ड किस तरह की मसल से? कार्ड कार्डियक मसल से बना है। किससे बना है? कार्डियक मसल्स, कोई नया नामकरण नहीं किया। कार्डियक की हिंदी क्या है? हृदय रूपी पेशियाँ, हृदय के रूप वाली पेशी, उसी की तरह की। हृदय किससे बना है? हृदय रूपी मांसपेशियों से, है कि नहीं? कहाँ नया नामकरण कर पाए आप? कोई नाम तो स्पेसिफिक नहीं दे पाए कि ये चीज़ इससे बना है। लाइट किससे बना है? लाइट बुनिया से बना है, चीनी से बना है। कुछ नाम दे पाया ना? लाइट को लैटिन फोटो कहते थे, तो फोटो फोटान से बना है, उसी से रिलेटेड नाम एक तो घसीट के ला दिया गया। सुनिए, तो फोटान क्या है? किसका नाम है? प्रकाश के कणों का नाम है। प्रकाश के, समझना जरूरी है, हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। और इसका सब नेम, जैसे बाहर वाला तिलकू प्रसाद है तो घर वाला टिंकू है खाली शर्ट में से। इसका और उपनाम क्या है? क्वांटा। क्या नाम है? इस थ्योरी को लेकर के कौन साइंटिस्ट आए? प्लांक जी। कौन आए? मैक्स प्लांक। और जो उन्होंने थ्योरी बनाया उसको कहा गया क्वांटम थ्योरी। क्या बोला गया जी? तो क्वांटम थ्योरी कुछ नहीं, बस एक लाइन की बात है, एक लाइन की बात है। फोटान के पास जो ऊर्जा होती है, फोटान के पास वो H/ν होता है। H/, जहाँ न्यू फोटान की आवृत्ति। प्लांक जी ने समझाया कि ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है, जैसे अलाव जलाए हैं आप, कौड़ा जलाए हैं, आप तक ऊर्जा पहुंच रही है, दूर से पहुंच जा रही नहीं, रेडिएशन है, विकिरण है। कौड़ा जल रहा है तो ये नहीं कि जिनका कौड़ा है बस खाली वही आनंद लेंगे, है कि नहीं? सब लोग अगल बगल जितना लोग पंचायत कर रहे हैं, वहाँ गपशप कर रहे हैं, सबको फ़ायदा मिलेगा। अपना ऐसे देखते रहेंगे, हल्का हल्का खिसकते रहेंगे, कभी कभी पैर दिखा देंगे, है कि नहीं? अपना उसी में फ़ायदा ले रहे हैं सब लोग दूर से। काश ऐसा होता, पर्सनल होता। पर्सनल जैसे बहुत ठंडी है, लाइए भैया एक ठो ऊपर ही लाइए, लाइए सेक लेके जाओ, है ही नहीं? छुआना नहीं पड़ता, दूर से ही आनंद ले रहे हैं। ये रेडिएशन का इफेक्ट है। उसके लिए इंटरवेनिंग मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, बीच वाले माध्यम ज़रूरत नहीं है। फिलहाल यहाँ पर वायु मौजूद है, उससे कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है, वो तो बिना माध्यम के भी चल सकता है। ध्यान दीजिए, जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है एक से दूसरे पर, वो छोटे छोटे बंडल में होता है, छोटे छोटे बंडल में। बंडल अंग्रेजी है, बंडल या पैकेट के रूप में होता है। और एक बंडल या एक पैकेट की एनर्जी, एक जो गट्ठर है
बंडल माने गट्ठर कहते हैं हिंदी में। एक बंडल या एक पैकेट की जो एनर्जी होती है h इंटू न्यू होती है, वेयर न्यू बी द फ्रिक्वेंसी ऑफ फोटान एंड h बी द वही पुराना वाला प्लैंक कांस्टेंट। समझ पाए नहीं? तो प्लैंक जो थ्योरी बनाया उसका नाम क्या पड़ा? क्वांटम थियरी, क्वांटम सिद्धांत। और उसके बाद फिर और थियरी आई इसी पर बेस्ड, तब उसको कहा गया कि भाई जो प्लैंक जी बनाए हैं वो पुरानी थियरी है, ओल्ड क्वांटम थियरी। क्या बोला गया? ओल्ड क्वांटम थियरी। कोई पूछता है या क्वांटम थियरी तो आप वही प्लैंक वाला बताएंगे, शुरुआती दौर वाला, है ना। बाकी मोजले आए, सॉरी वो श्रोडिंगर आए, श्रोडिंगर और दे ब्रागली आए, ये लोग मिलजुल करके नई थियरी बनाए। उसको कौन सी थियरी बोलते हैं? मॉडर्न क्वांटम थियरी या वेव क्वांटम थियरी बोलते हैं, है ना, तरंग वाली क्वांटम थियरी। चलिए फोटान सीखा जाए। देखिए प्रकाश अथवा कोई और विकिरण हो, विकिरण द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण, ऊर्जा का स्थानांतरण छोटे छोटे पैकेटों बंडल या पैकेट बोल रहे हैं, बंडल या पैकेट, छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है, फुल स्टॉप। इन्हें ही क्वांटा या फोटान कहते हैं, फुल स्टॉप, लाइन ड्रॉप करके। ये तो नामकरण हुआ फोटान का, मेन बातें अब चल रही हैं। प्रत्येक फोटान की ऊर्जा, ऐसा सेंटेंस में लिखना है, h होती है। कितनी होती है जी? जहां h क्या है? प्लैंक नियतांक एवं न्यू क्या है? प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति। फार्मूला लिख लीजिए, E बराबर कोई पूछता है कि प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत क्या है? बिल्कुल यही पूरी लाइन फिर से लिख दीजिए, यही पूरा लाइन लिखिए। प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत क्या है? प्रकाश अथवा विकिरण का विकिरण द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में होता है, जिसे फोटान अथवा क्वांटा कहते हैं, फुल स्टॉप। प्रत्येक फोटान अथवा क्वांटा की ऊर्जा कितनी होती है? h, जहाँ h प्लैंक नियतांक एवं न्यू प्रकाश की आवृत्ति। सुन पाए किसका किसका जवाब है? ये किस किस चीज़ का जवाब है? ये फोटान का जो लिखे हैं, या प्लैंक की क्वांटम थ्योरी, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत पूछा जाए तब भी यही लिखेंगे आप।
नोट हुआ? चलिए अब लिखिए फोटान के गुण। फोटान, कुछ खास बातें सुनिए। फोटान एक ऐसा पार्टिकल है जिसका विराम द्रव्यमान जब वो आराम करता है, रेस्ट में रहता है, तो उसका द्रव्यमान नहीं होता है। विराम द्रव्यमान को किस अक्षर से? यम नॉट। विराम द्रव्यमान कितना होता है? 0। अच्छा, विराम द्रव्यमान न होने की वजह से इस पर आवेश भी कितना? 0। आवेश उसी वस्तु पर हो सकता है जिसमें द्रव्यमान हो। द्रव्यमान है तो आवेश हो भी सकता है, और लेकिन द्रव्यमान नहीं है तो आवेश पक्का नहीं होगा। जैसे इस मार्कर पेन में द्रव्यमान है 10 ग्राम 20 ग्राम का है, इस पर आवेश इस समय नहीं है। चार्ज दिया जाए, बाल में से घिस दिया जाए, कपड़े से घिस दिया तो कुछ आवेश आ सकता है ना। यानी आवेश का होना न होना, होना या न होना किससे रिलेटेड है? मास से। मास है तो आवेश होगा कि हो सकता है? हो सकता है। एकदम आराम से प्रेम से बोलिए। हो सकता है माने नहीं भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन है अभी। लेकिन मास ही नहीं है तो चार्ज, तब गारंटी ले ली तब नहीं होगा। इस बात को मैथमेटिकल इम्प्लीमेशन में ऐसे लिखते हैं, इधर देखिए, द्रव्यमान है तो इसका मतलब चार्ज है कि हो सकता है? चलिए अच्छी बात है, आप बोल पा रहे हैं। मास इम्प्लाइज चार्ज, दो लिख रहे हैं, उसी में छांटना है। और चार्ज इम्प्लाइज मास। ध्यान दीजिए, किस बात, जिसमें बात में 100% सच्चाई हो उसी बात को लिखा जाता है, और जिसमें सच्चाई ना हो तो इम्प्लाइज वाला जो निशान है लिख करके काट दिया जाता है। अब बताइए, द्रव्यमान है तो चार्ज होगा, सही है ना? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। 50% चांस है कि नहीं? तो इसका मतलब यहाँ पे इम्प्लाइज नहीं। लेकिन वस्तु पर अगर आवेश है तो पक्का द्रव्यमान हो। ये बात सही है कि नहीं? मास डजंट इम्प्लाई चार्ज बट चार्ज इम्प्लाइज मास। आवेश है तो गारंटी ले लीजिए कि भाई आवेश है तो पक्का उसमें द्रव्यमान होगा। आप कह दीजिए, है कि नहीं? जैसे प्रकाश वाले चैप्टर में प्रतिबिंब अगर वास्तविक बन रहा है तो आप गारंटी लीजिए तब उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा। अगर सीधा है तो आभासी, या कोई कह दे आभासी, तुरंत कहे तब सीधा भी होगा। एक ठो आप बता दीजिए बच्चा वाला, आभासी सीधा साथ साथ, वास्तविक उल्टा भी साथ साथ। चलिए, तो फोटान के गुण में जरा फिर सुनिए। फोटान का विराम द्रव्यमान। अब फोटान कैसा पार्टिकल है? धनावेशित कि ऋणावेशित? उदासीन। उदासीन ऐसे हाथ लग बैठा है, कैसा पार्टिकल है? न्यूट्रॉन की तरह न्यूट्रल पार्टिकल है। कैसे पता कि न्यूट्रल है? क्योंकि मास ही नहीं, द्रव्यमान नहीं तो चार्ज नहीं। और तमाम लोग बड़े भ्रम में जीते हैं कि फोटान पर पूछा जाए कौन सा चार्ज होता है तो कहें कि आज मंगलवार है, मंगलवार दिन पॉजिटिव बोल देते हैं, ठीक नहीं? फिर कहें ना, अरे नहीं पॉजिटिव नहीं, इलेक्ट्रॉन बराबर चार्ज होता है। 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम बोलेंगे आज, है ना? उसी में खूब बूझेंगे अपना कहानी की तरह। फोटान पर कैसा चार्ज? पॉजिटिव, निगेटिव, न्यूट्रल, कोई भी चार्ज नहीं होता। कारण क्या है? कोई ठोस सबूत है आपके पास? क्योंकि इसका द्रव्यमान नहीं होता। कौन सा द्रव्यमान नहीं होता? विराम द्रव्यमान कि गतिक द्रव्यमान? विराम। अब सुन लीजिए, न तो फोटान के पास द्रव्यमान है, न तो फोटान के पास चार्ज है। फिर कण काहे बोला गया भाई? प्रकाश वाला कण, कण में तो कुछ हल्का फुल्का मास तो होना चाहिए। तो यही थोड़ी खास बात है, ये विडंबना है कि फोटान को कण जरूर बोलते हैं, लेकिन इसका विराम द्रव्यमान 0 होता है और इस पर आवेश की मात्रा भी 0। लेकिन हाँ, एक बात है, फोटान रेस्ट में है तो मास 0, और चलना शुरू कर दिया तब तो इज्जत, शोहरत, पैसा सब कुछ हासिल कर लेता है। इज्जत, शोहरत और पैसा।
फोटान का रेस्ट मास 0, और रेस्ट मास 0 है तो रेस्ट का मोमेंटम 0 है कि नहीं। लेकिन चलना शुरू कर दिया, मोशन में आ गया, तब क्या क्या ऊर्जा, और क्या क्या संवेग, और क्या क्या द्रव्यमान भी हासिल कर लेता है। अजीब बात है भाई, सीखना जरूरी है इसके बारे में। विराम द्रव्यमान 0, लेकिन गतिक द्रव्यमान नॉन जीरो, होगा समथिंग, कुछ न कुछ होगा। फोटान का विराम द्रव्यमान 0 होता है, लेकिन गतिक द्रव्यमान 0 नहीं होता, उसको निकाला जाता है। अभी हम लोग निकालेंगे। और एक बात और, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है, खाना खाएंगे तो एकदम पूरा फर्स्ट क्लास, एकदम चटनी भी होना चाहिए, अचार कहाँ, अच्छा अचार यहाँ है, लहसुन यहाँ, अच्छा प्याज यहाँ है कि नहीं, पूरा चीज़ एकदम मेंटेन रहना चाहिए, है ना। नहीं लहसुन मिर्चा कम से कम घासे का अचार बना दीजिए, वो चटनी उटनी बना दीजिए, अमरूद पतिये ऐसे पीस के ले आकर रख दीजिए, उसी में पालकी उलकी पीस के रख दीजिए, दिखे चटनी की तरह, तब खाना शुरू करेंगे। हाँ सुनिए, फोटान की आदत है, बैठा है तो एकदम सुस्ती में आराम ही कर रहा है, लेकिन निकलेगा, जब चलेगा, दौड़ना शुरू करता है तो फिर मुड़ के देखता नहीं, लाइट की स्पीड से बात करता है। किससे बात करेगा? तो कोई नई बात है क्या? अरे लाइट की कड़ी है तो लाइट की स्पीड चलेगा, है कि नहीं। फिर से खास खास बातें तो यादें हो गई दिमाग में, हम लोग हंसी मजाक के जरिए कई चीज़ें दिमाग में एकदम सीख गए। फोटान का विराम द्रव्यमान 0, फोटान पर आवेश भी, लेकिन फोटान गति करेगा तो किस स्पीड से चलेगा? 3 × 10⁸, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से। और ख़ास बात, विराम द्रव्यमान 0 है, लेकिन गति में आने के बाद गति द्रव्यमान होगा कि नहीं? बताया तो, जब दौड़ना घर पे थे तो एकदम मारे मारे फिर रहे थे, चले गए बम्बई और वहाँ पर होटल में काम लग गया, प्लेट वोट साफ़ करने वाला। अब आज देखिए उसी होटल मैनेजर बन बैठे हैं। तमाम कहानियाँ ऐसी सुनने को मिलती हैं। तो वही फोटान जब तक रुका था एकदम मारा मारा फिर रहा था, और वही दौड़ना शुरू कर दिया, सब कुछ हासिल कर लिया, इज्जत शोहरत रुपया पैसा सब कुछ, कार और सब आ गए उसके पास, है ना। गति में आने के बाद द्रव्यमान, संवेग और ऊर्जा सब अर्जित कर लेता है। लिखा जाए इस बात को, यही गुणों में हो गया। लिखिए पहला पॉइंट। जाओ, कौन बोला है? कौन बोला है? कौन बोला छोड़ने के लिए? कौन बोला जी? चले जाओ, तुरंत निकलो, जाओ जाओ, फर्स्ट खाना पीना खाओ, भागो यहाँ से। कैसा हम कर रहे हो? जो बोला उसी कर रहे, जाओ निकलो, जाओ, ना तो डंडे मंगा पीट के तो भगाएंगे, तो बेवकूफ़ कहीं। खाली पढ़ाई के नाम पे आए हो, घर से जैसे धक्का दे निकाले गए हो तुम। बहुत दबाव में आ रहे हो क्या पढ़ने तुम? चलो देखो, पहला, फोटान का विराम द्रव्यमान, विराम द्रव्यमान कितना? 0। नोटेशन के तौर पर m0 लिखते हैं, m0 0 होता है। दूसरा पॉइंट, आवेश कितना होगा जी? माने कैसा कण है? आवेशित कण है कि उदासीन? उदासीन है, न्यूट्रल पार्टिकल है। फोटान वैद्युतता है या फोटान उदासीन कण है? कोई आवेश नहीं होता। अर्थात कल से मत आना, कल से क्लास मत आना तुम। अर्थात उदासीन कण है।
Q इक्वल टू कितना जी, 0। लेकिन कोई पूछे गति में आने के बाद क्या द्रव्यमान हासिल कर लेता है, तो आप कहेंगे हाँ। गति में आने के बाद आवेश नहीं हासिल करता। याद रखिएगा, गति में आने के बाद द्रव्यमान तो मिल जाता है, लेकिन आवेश तब भी 0 रहता है, यानी परमानेंटली न्यूट्रल है ये। क्योंकि आवेश का गति के साथ कोई रिलेशन नहीं है। देखिए तीसरा, फोटॉन किस चाल से चलेगा जी? फोटॉन प्रकाश की चाल से चलता है। प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल से चलता है। तीन गुणे 10 घाते 8 मीटर पर सेकंड। चौथी इंपॉर्टेंट बात, गति अवस्था में आने पर फोटॉन द्रव्यमान, ऊर्जा एवं संवेग सब कुछ अर्जित कर लेता है। गति अवस्था में फोटॉन द्रव्यमान, संवेग एवं ऊर्जा अर्जित कर लेता है। अब इसी चौथे पॉइंट को, गुण के चौथे पॉइंट को एक्सप्लोर कर रहे हैं और विस्तारित कर रहे हैं। पहला ABCD करके लिख दे रहे हैं। फोटॉन की ऊर्जा। ऊर्जा के बारे में आपको अंदाज़ा लगा है, क्या लिखते हैं ऊर्जा? प्लांक की हाइपोथेसिस क्या है? प्लांक का फार्मूला E=hν। ऐसे लिख दीजिए थोड़ा सा एक लाइन। प्लांक की परिकल्पना प्लांक हाइपोथेसिस से इक्वल टू hν, और न्यू की जगह और क्या लिख सकते हैं? c/λ। अगर आवृत्ति पता हो तो यही लगाइए, आवृत्ति ना पता हो, तरंग दैर्घ्य पता हो तो न्यू की जगह c/λ रख दीजिए। दूसरा यहीं बगल में और लिख लेते हैं, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से, द्रव्यमान ऊर्जा क्या लिखते हैं? आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्वेशन। अच्छे संयोग से यम ही लिखा जाता है, यम नॉट नहीं लिखते हैं। जहाँ यम क्या है? गतिक द्रव्यमान। कौन सा द्रव्यमान है? मोशनल मास है, रेस्ट वाला मास नहीं है। रेस्ट वाले मास का नोटेशन यम नॉट है, लिख लीजिए इस बात को। जहाँ यम क्या होता है जी? गतिक द्रव्यमान, गति अवस्था में आने के बाद वाला द्रव्यमान। खोजकर्ता कौन है? हर्ट्ज। हर्ट्ज के प्रयोगों की पुष्टि कौन किया? उनकी बातों का समर्थन हाल्वेस। और प्रयोगों के आधार पर कई पॉइंट का डिस्कशन, डीप एनालिसिस करने वाले कौन? दो साइंटिस्ट हैं, लेनार्ड एंड मिल्टन। लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए, प्रयोगों के आधार पर देखा, 5 पॉइंट उसको सजा कर रख दिया। व्याख्या करने के लिए 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन
जो बड़े साइंटिस्ट हैं उनका आह्वान किया गया, उनको बुलाया गया। तो व्याख्या कौन किया? आइंस्टीन जी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टीन का समीकरण बताया जाता है। आइंस्टीन जी ने इक्वेशन बनाया। आइंस्टीन की इक्वेशन अभी देख लीजिए जब तक बोर्ड इरेज कर रहे हैं। आइंस्टीन जी का समीकरण किसके लिए है? इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के लिए। क्या होता है? H और ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू नॉट, बस यही छोटा सा है। और इसी इक्वेशन के डेरिवेशन के लिए आइंस्टीन जी को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है, नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया। अच्छा, कंपोजिट एक्शन के लिए और कई काम किए था आइंस्टीन जी। 1905 में एक काम किया था आइंस्टीन जी ने, किताब लिखने वाला। 2 किताब पब्लिश किए थे, 2 बुक। एक का नाम था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और एक का नाम था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सापेक्षिकता का स्पेशल विशेष सिद्धांत और सापेक्षिकता का सामान्य सिद्धांत। 2 किताब पब्लिश करने के लिए उसमें काफ़ी बड़ी बड़ी बातें थी। उसी किताब में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में E=mc² जैसे बड़े फार्मूले का डेरिवेशन है। आप लोगों की क्लास में कोई E=mc² का डेरिवेशन नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। 1,000 रुपये का शर्त रखा है तब भी आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन फार्मूला हर बच्चे की जुबान पर है। इसकी तारीफ ही है, क्लास 9th में जो तेज तराक लड़का है वो भी E=mc² याद कर लिया है। पढ़ते हैं कि नहीं? तो उसका डेरिवेशन कहाँ मिलेगा? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। आप जैसे ग्रेजुएशन करने लगेंगे या बीटेक करने लगेंगे तो वहाँ पर डेरिवेशन इसका सिखाया जाएगा, आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। इसको सीखने के लिए कई और फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है। एक मूविंग मास का फार्मूला है। मूविंग मास का फार्मूला होता है रेस्ट मास बाई अंडर रूट में 1 - v² बाई c²। ये फार्मूले का डेरिवेशन करना पड़ता है, तब जाकर वहाँ पे पहुँचते हैं हम लोग। समझ पा रहे नहीं? आइंस्टीन जी को तुम बस खाली E=mc² के लिए लोग जानते हैं। बाकी आइंस्टीन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में 3 बड़े कारनामे हैं। एक फार्मूला है मूविंग मास का, एक और घटना है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। कोई क्षण ऐसे तेज़ी से आपके आँख के सामने से पास करा दी जाए तो उसकी लेंथ जो आप मेज़र करेंगे, जो मन में महसूस करेंगे, एक्चुअल लेंथ से थोड़ी सी शार्टर, थोड़ी सी घटी हुई महसूस करेंगे, उसे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और एक और नया फार्मूला पेश किया टाइम डायलेशन का। 3 फार्मूले, मूविंग मास, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन। 3 बड़े फार्मूले के डिस्कशन के लिए। और उसके बाद एक तो छोटा सा उदाहरण है, हल्का सा उसका पार्ट है E=mc²। और उसी समय जैसे ही आइंस्टीन जी ऐसे 1905 में बुक लिख करके ऐसे पेन बंद करने ही जा रहे थे, तब तक लेनार्ड मिल्टन पहुँचे, कहें रुक जाइए भैया, अभी कलम बंद मत कीजिए, थोड़ा सा हो समझा दिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब बहुत आसानी से समझा दिए। आइंस्टीन जी की बड़ी वाली बातें हम आपको बताएं बिना आइंस्टीन का नाम लिए। हम बात बता रहे हैं, उसकी ज़रा समझिए। आइंस्टीन की सोच कैसी थी, कितने बड़े साइंटिस्ट और कितनी आसानी से चीज़ों को उठा रहे हैं, कैसे डेवलप कर रहे हैं। देखिए ज़रा, ये इधर मेटल के सरफेस पर लाइट आए तो ये लाइट क्या करेगी? अंदर बैठे हुए इलेक्ट्रॉनों को जगा करके कहाँ तक लाएगी? और अगर और ज़्यादा इसके अंदर दम है तो उनको चलाने में, दौड़ाने में खर्च हो जाएगी। यही अब कितनी लाइट आ रही तो इसका मतलब फोटॉन आ रहे हैं, तो कितनी ऊर्जा आती है जी? तो ऊर्जा संरक्षण नियम लगाइए, कुल कितना दिया, कहाँ कहाँ खर्च हुआ, उसको बटोर लीजिए। तो बताइए कितना दिया गया आप मेटल को, कहाँ कहाँ खर्च किया, अंदर से सरफेस तक जो लाता है उसी का नाम तो कार्यफलन है। कम से कम ऊर्जा जो उत्सर्जित कराने के लिए सक्षम हो। अंदर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन को पृष्ठ तक लाने के लिए कौन सी ऊर्जा? कार्यफलन। तो hν कहाँ खर्च हुआ? कुछ तो, और कुछ बाकी गतिज ऊर्जा। यही तो हो ऊर्जा संरक्षण नियम। बोलिए, ये लाइन समझ पा रहे नहीं? अब कोई कहे फाई की वैल्यू क्या है जी? hν नॉट। फाई की वैल्यू क्या है? अरे फाई माने कार्यफलन, पहली हेडिंग सीखा गया। और ये क्या है? ई के आंसर दिख रहा होगा हल्का हल्का। पुलिया पार कराई, इधर ले आइए, तो एच कामन ले लें तो क्या आ गया? न्यू माइनस, और यही आपके लिए क्या बचा?
समझ गए? यही चीज़ लेनार्ड और मिलकर नहीं समझ पाए थे। ये कौन समझाया था? आइंस्टीन। तो आप लोगों की सोच आइंस्टीन से तो मैच कर ही रही। ये वाली हल्की चीज़ समझ पाए? और आपके यहाँ बोर्ड में 3 मार्क का ही आएगा, जाली 3 नंबर में, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ई के इक्वल टू होता है एच और ब्रैकेट में न्यू माइनस। लिखवाना कुछ और है, लेकिन बीच बीच में से हिट कर दे रहे हैं भाई। देखिए ये मेन चीज़ें हैं, बीच बीच में कई बार उसका जिक्र हो जाए। ये पढ़ने का सही अंदाज है, सही तरीका है। चलिए, बाकी हम लोग तभी यहाँ खोए हुए हैं। ऊर्जा सीख लिया गया। अगला पॉइंट, ऊर्जा 2 तरीके से। प्लांक से पूछेंगे तो कहेंगे एच न्यू, और आइंस्टीन बुलाएं तो कहेंगे भाई mc²। दोनों ही फोटॉन की ऊर्जा को रिवील करते हैं, व्यक्त करते हैं। दूसरा पॉइंट सीखते हैं, बी वाला पॉइंट, गतिक द्रव्यमान। विराम द्रव्यमान तो शून्य हो ही करता है, तो पता है। गतिक द्रव्यमान होता है, वही हम लोग जिज्ञासा है कितना होता है। गतिक द्रव्यमान को किस अक्षर से, यम से लिखें कि यम0 से? बताइए, प्लांक की हाइपोथेसिस क्या कहती है? एच न्यू कहता है कि m इंटू c² कहता है? इसको लिखिए आप। और आइंस्टीन जो अल्बर्ट आइंस्टीन m इंटू सी का स्क्वायर। दोनों ही तो फोटॉन की ऊर्जा ही तो बता रहे हैं, तो दोनों ऊर्जा बराबरी कराई। लेफ्ट हैंड पार्ट दोनों के सेम है, तो राइट हैंड भी सेम हो जाएंगे। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व फायदा लीजिए, क्या हो जाएगा? m इंटू c² इक्वल टू एच न्यू। हमें मास निकालना है, m में इंटरेस्ट है, तो ले जाइए, पुलिया पार कराइए c² को, एच न्यू बाई c² बोल दे, चलेगा? ये किसका फार्मूला आ गया? गतिक द्रव्यमान का। फोटॉन का गतिक द्रव्यमान क्या होता है जी? एच न्यू बाई सी का स्क्वायर। न्यू प्रकाश का आवृत्ति है, एच वही कांस्टेंट है, साइंटिस्ट के नेम वाला प्लांक नियतांक है। बोलिए, न्यू क्या होता है? न्यू बराबर सी बाई लैम्डा भी तो फार्मूला है। रखिए, समीकरण 3 में न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा रखने पर ये हो जाएगा आपके लिए एच बाई सी का स्क्वायर। और आपने कहा सी बाई लैम्डा, हमने रख भी दिया। क्या कैंसिल? एक सी का निपटारा हुआ, बचा हुआ मैटर ध्यान दीजिए, एच बाई सी इंटू लैम्डा। होगा कि नहीं भाई? बोलिए। इक्वेशन 3 और 4 की मदद से आप मूविंग मास एस्टिमेट कर सकते हैं। जो दिया जाए उसी फॉर्म में आप आंसर लाइए, जैसा सवाल वैसा जवाब। आवृत्ति पता हो तो ये लगा दी एच न्यू बाई c², और तरंग दैर्घ्य पता हो तो ये लगा दी एच बाई सी लैम्डा। काम बन जाएगा। एक छोटी सी गुण और, छोटा सा और, क्या क्या आपने जिक्र किया? गतिक अवस्था में द्रव्यमान होता, संवेग होता, ऊर्जा। क्या बचा है अभी? क्या बचा है? संवेग। ऊर्जा निकाल लिया और वहाँ द्रव्यमान। तीसरा 80 वाला पॉइंट, फोटॉन का संवेग। फोटॉन का संवेग, मोमेंटम ऑफ फोटॉन। ये संवेग क्या होता है? संवेग का बहुत सस्ता फार्मूला है, क्लास 11 में सिखाया गया था, फिर सिखा दे रहे हैं। संहति और वेग। जैसे विद्यालय संध विच्छेद किया जाए, विद्या धनालय, वैसे संवेग का संध विच्छेद संहति और क्या? और संहत क्या है? दोस्ती, मित्रता? नहीं, संहत माने दोस्ताना नहीं। संहत मतलब वैज्ञानिक शब्दावली है, द्रव्यमान होता है। क्या होता है? तो संहत लिख दीजिए और वेग लिख दीजिए, मास और इंटू वेलोसिटी, दिस विद द मोमेंटम। क्या हो जाएगी जी? संवेग होता है मास और इंटू वेलोसिटी, सिंस P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। और हमें याद है मास का फार्मूला देख रहे हैं, क्या है? एच न्यू बाई c², अभी निकाल लिया गया, एच न्यू बाई। और वेलोसिटी कितनी होती पता है? फोटॉन की बात है तो दौड़ेगा तो c से, ये तो किसी के लिए लिखा गया, लेकिन फोटॉन के लिए मास इतना, वेलोसिटी c होती है। क्या कैंसिल? c के निपटारा,
P हो जाएगा h/c, दिस विद मोमेंटम ऑफ फोटॉन। नई हेडिंग है इसका पहला इक्वेशन। फिर से इसी समीकरण में रख दीजिए, तो समीकरण 1 में न्यू बराबर c/λ रखने पर, रखिए फ़ायदा लीजिए, P इक्वल टू क्या, h/c और इंटू c/c से c कट गया, क्या आया, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? इस तरह की क्वेश्चन केमिस्ट्री में कभी आप लोग दर्शन किए हैं? हाँ, ऐसा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसका बदला हुआ रूप। लैम्डा इक्वल टू h/p, और न पी रहा होगा तो ऐसे h/mv, नहीं याद है क्या? यही दे ब्रागली समीकरण है। किसका समीकरण है? इनडायरेक्टली कम में 2-3 लाइन में, इतने में हम लोग निकाल दिए दे ब्रागली की क्वेश्चन, और वही तो है कल ट्रांसफर करना है। ये कौन सी क्वेश्चन है? दे ब्रागली का, दे ब्रागलीज इक्वेशन। इसका एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन है। प्रायोगिक प्रदर्शन करने वाले कौन दो साइंटिस्ट हैं? लेनार्ड और मिल्कन। लेनार्ड और कौन? मिल्कन। और मिल्कन ही एक ऐसे साइंटिस्ट थे, आपको और बता दें, मिल्कन के बारे में थोड़ा इंटरेस्ट जग जाए आपका। मिल्कन ऐसे सुपीरियर साइंटिस्ट थे। इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कौन करता है? वी की जगह सी तो लिखे हैं ना। अब बेग फोटॉन कितना होता है, क्या प्रॉपर्टी में सी क्यों? प्रकाश चाल, प्रकाश चाल वही सी लिखते हैं ना। मास कितना होता है फोटॉन के? यही समीकरण 3 वाला h/c उसको उठा कर रख लिया, और वेलोसिटी क्या हो गया, सी। एक सी कटा तो एक सी बचा रहेगा ना, लिख दिया। फिर अगले स्टेप में क्या किए हैं, इसी समीकरण 1 में न्यू की जगह c/λ रख दिए, तो h/c लिख दिया बगल में, और c/λ c कट गया। नोट हुआ? अब सुनिए, इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किए थे? एकदम सही जवाब। लेकिन एक बात और, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये कौन बताया था? मिल्कन बताए थे, ये थॉमसन नहीं बताए थे। थॉमसन का 2 काम था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी और इलेक्ट्रॉन का मास बताए थे। इलेक्ट्रॉन की खोज किया और इलेक्ट्रॉन को तौल के रख दिया, कौन? थॉमसन। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, इसके लिए पूरा श्रेय जाता है मिल्कन जी को। वो ऑयल ड्रॉप उनका एक एक्सपेरिमेंट है, मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिल्कन की तेल की बूंदों का प्रयोग, उसके बेसिस पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता लगाते हैं मिल्कन जी, है ना। तो चलिए, वही मिल्कन यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव में भी काम किए, लेनार्ड के साथ मिलकर के। ये लिखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक प्रदर्शन, एक्सपेरिमेंटल डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक और प्रभाव का प्रदर्शन, वो चीज़ आपको पहले से आता है, गुड़ की मिठास की तरह पहले हमने सिखा दिया क्लास में पहुंचते ही। बताइए, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस पर निर्भर करती है? एकदम सही जवाब। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है?
आवृत्ति। बस यही दो जो सॉलिड चीज़ आप पा गए वही पूरे एक्सपेरिमेंट में दिखाया जाएगा। इसमें तब बचता क्या है, खास बात जो आप अब तक नहीं सीखे हैं, ग्राफ। इसका वक्र थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ग्राफ हम आपको सिखाएंगे, वही चीज़ आपको ध्यान समझना है। तो प्रायोगिक प्रदर्शन के लिए, एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए वही ऑपरेटर्स लिया गया जो जे थॉम्सन लिया करते थे, है ना, वही डिस्चार्ज ट्यूब वाला, निर्वात नलिका वाला। लेकिन उसमें प्रकाश भी डालना है। अब प्रकाश किस पर डालना है, कैथोड पर डालना है कि एनोड पर डालना है? कैथोड पर डालना है। भाई इलेक्ट्रॉन बैटरी की वजह से कौन निकालता है? जो नेगेटिव प्लेट से जुड़ा हो। तो इन्होंने देखा कि अगर हाई पोटेंशियल लगाएं, हाई पोटेंशियल जैसे 1000 वोल्टेज लगाने पर निर्वात नलिका में थोड़ा थोड़ा लाइट निकलना शुरू या इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं। कभी कभार नलिका में प्रकाश भी आ जाता है, कभी कभार प्रकाश नहीं दिखाई देता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। इसका वेरिफिकेशन कैसे किया जाए? ये जैसे ट्यूब है, ये प्लेट है, अब समझिए इसमें नेगेटिव है, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, बहुत से ऐसे प्लेटें जोड़कर नेगेटिव पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव पोटेंशियल पर, इसको नेगेटिव पोटेंशियल। यही पूरा डिस्चार्ज ट्यूब वाला है, निर्वातित इवैक्यूएटेड चैम्बर है ये। इसमें लो प्रेशर पर, निम्न दाब पर गैस भरी गई है ना, निम्न दाब पर गैस भर के पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया है। इससे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इससे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो किसकी तरफ चलेंगे? एनोड की तरफ, एनोड की तरफ मूव करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि जैसे आप देख पाएँ इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं कि नहीं, आंखों से दिखाई नहीं देगा, तो उसको देखने के लिए, महसूस करने के लिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पर? एक सेंसिटिव एम्पियर मीटर लगा दिया। और कौन सा एम्पियर मीटर? मिली नहीं, माइक्रो एम्पियर मीटर या नैनो एम्पियर मीटर, जो हल्की सी भी करंट हलचल हो तो तुरंत रीड कर ले। अब करंट फ्लो कब करती है? जब चार्ज दौड़ते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। जब आवेश यहाँ से चला, प्लेट को छू देगा, ऐसे जाके दौड़ के छू देगा, तो सर्किट में थोड़ी सी करंट फ्लो कर जाएगी। करंट किधर फ्लो करती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, या इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा में। इलेक्ट्रॉन चलेगा इस तरह से, ऐसे आएगा, और करंट उल्टा ऐसे चलेगा। समझ पाए? सर्किट में करंट है, इसकी उपस्थिति कौन दर्ज करेगा? माइक्रो एम्पियर मीटर। प्रयोग करते करते शाम हो गई, और धीरे धीरे बैटरी भी तो इसमें लगी हुई, वो भी तो धीरे धीरे कम होगी, डिस्चार्ज होगी। तो एक स्थिति ऐसी आई, जो एम्पियर मीटर था कोई करंट ही नहीं, उसकी नीडल एकदम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 0 पर टिकी थी, 0 पर टिक गई। तो हार्ड जी एकदम परेशान, वो सोचे लगता है वृद्धावस्था आ गई है, चश्मा पावर गड़बड़ा गया, क्या लगता है, हम देख नहीं पा रहे हैं क्या? अभी तक तो मामला ठीक था, है ना? या हो सकता है कमरे में रोशनी कम है, शाम का मौसम है, शाम वाला माहौल है, इस वजह से क्या? तो उन्होंने क्या किया, अपने एक असिस्टेंट की मदद से हार्ड जी पूरे ऑपरेटर्स को ऐसे उठा लिए। बैटरी उठी लगी थी, ये माइक्रो एम्पियर मीटर वगैरह लगा था, मैंने पूरा टेबल था, पूरा टेबल ही उठा लिया और लेके चले गए वहाँ, दरवाज़ा जो खुला था उसके पास रख दिया। और जैसे ही दरवाजे के पास रखे, तुरंत उनकी आंखों में एकदम टिमटिमाहट आ गई, है ना, चमक उठा, एकदम खुश हो गए। अरे ये तो करंट है, लगता है शाम होने की वजह से हम देख नहीं पा रहे थे, स्विच की रीडिंग बता रही है। समझ पा रहे नहीं? लेकिन ये कमाल हुआ कैसे था? लाइट के आने की वजह से बैटरी कमज़ोर हो गई था, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलवा पा रही थी। जैसे इसका कट ऑफ कितना है? 100 वोल्ट। 100 वोल्ट अंतिम है, 100 वोल्ट से कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाए। 100 वोल्ट तक अगर बैटरी है तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, लेकिन यूज करते 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 घट भी तो जाएगा। मान लीजिए घट गया, 99 वोल्ट हो गए, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा? अब नहीं। लेकिन यही चीज़ लाइट में जब लेके गए, प्रकाश में, और प्रकाश को किस प्लेट पर आने दिया? कैथोड पर, तो तुरंत देखिए फिर से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू। माने इलेक्ट्रॉन के निकलने में सपोर्ट करता था लाइट। इसी फिनोमेना को उन्होंने बोला था प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला, प्रकाश विद्युत प्रभाव, यही था। तो ये सारी व्यवस्थाएं भी आप कीजिए, डिस्चार्ज ट्यूब तो लीजिए इसके प्रायोगिक प्रदर्शन में, और सारी व्यवस्थाएं आप लीजिए जिससे प्रकाश आ सके, प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल किया जा सके। खिड़की लगाई, वही जो पल्ला कह रहे थे, थोड़ा खोली उखाड़ के रख दीजिए, वो व्यवस्था भी कीजिए आप। समझ रहा ही नहीं? तो ऐसा सब सिस्टम करना होगा। और क्या,
दो लोगों ने इस प्रयोग को संभाला, लेनार्ड और मिल्टन ने, और कितने प्रयोग किए, कितने इफेक्ट का दर्शन किया, 3 इफेक्ट का, 3 प्रभाव का अध्ययन किया। पहला, आपतित प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव, आपतित प्रकाश की, दूसरा आपतित प्रकाश की आवृत्ति का प्रभाव, पहला तीव्रता का प्रभाव, दूसरा, और तीसरा इन्होंने अध्ययन किया विभिन्न प्रकार के धातुओं का कैथोड बनाने का प्रभाव, विभिन्न प्रकार की धातुओं का कैथोड। तो उससे पता लगा, जैसे अभी हमने एल्युमिनियम ले लिया है, फिर ये ट्यूब खोलिए, फिर लगा दीजिए जस्ता, जिंक लगा दीजिए, फिर ट्यूब खोलिए, फिर लगा दीजिए सीजियम। देख रहे हैं, तो ये सारी सुविधा होनी चाहिए आपकी प्रैक्टिकल में। बार बार ट्यूब को खोलिए फिर प्लेट बदलिए, मुश्किल काम है ये, समझ रहे नहीं। मोटे कांच की दीवार होती है डिस्चार्ज ट्यूब, तो ट्यूब को तोड़ना फिर से बनाना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये सारी व्यवस्थाओं से लैस होना चाहिए, इन सब बातों को ध्यान दीजिए आप अपने प्रैक्टिकल में, तब समझ जाएंगे भाई डिवाइस ऐसे बन रहे तो इसका फ़ायदा है ना, सुविधाजनक होनी चाहिए, कंफर्टेबल रहें। ये देखिए ज़रा, ये ऐसे, पहले 2 लाइन लिखिए फिर फिगर बनवाते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव का गहन अध्ययन करने के लिए लेनार्ड एवं मिल्टन द्वारा प्रयुक्त लेनार्ड एवं मिल्टन द्वारा प्रयुक्त उपकरण निम्नांकित चित्र में दर्शाया गया है। अब चित्र बनाना है इसका। इसमें कैथोड को प्लेट के रूप में चपटा नहीं लगाया है, व्हील की तरह लगा दी, पहिए की तरह, और व्हील पर डिफरेंट टाइप की मेटल को इस पर चिपका दिया। जैसे यहाँ सीजियम लगा दिया, यहाँ पर एल्युमिनियम लगा दिया, एल्युमिनियम है, यहाँ पर जस्ता लगा दिया, जिंक। देख रहे हैं, अभी फ्रंट में फेसिंग करने के लिए, सामना करने के लिए कौन तैयार है? इस समय कौन सी धातु सामना करेगी? सीजियम, एकदम फ्रंट पड़ रहा है। और यहाँ पर लगा दिया उन्होंने एनोड, एनोड को एकदम प्लेट के रूप में बनाया। और प्रकाश आने के लिए एक इन्होंने विंडो क्रिएट कर दी, खिड़की। ये विंडो है और इस पर क्वार्ट्ज की प्लेट रख दिया, क्वार्ट्ज। ये विंडो है, खिड़की। प्रकाश यहां से देखिए आ रहा है, ये देखिए क्या आ रहा है। ये
प्रकाश का आने की वजह से मेटल के सरफेस से आसानी से इलेक्ट्रॉन का इमिशन स्टार्ट। ये इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है जी? नेगेटिव। और सामने कोई पॉजिटिव प्लेट वाला, पॉजिटिव पोटेंशियल पर कोई प्लेट रख करके इसको अट्रैक्ट करा लेते, खिंचवा लेते। बस इतनी ही व्यवस्था मेन है। ये क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है, तो हम लोग अपने लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? कौन आ रहे हैं? नाम लीजिए। फोटान आ रहे हैं, आपतित फोटान है। अब बताइए इसको कौन सा बैटरी, कौन सा टर्मिनल पकड़ाना है? कैथोड को, जो व्हील की तरह नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पकड़ाना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी देखा, ये भी व्यवस्था कर दी कि बाई द वे अगर पॉजिटिव पकड़ा दें, सामने वाले को नेगेटिव पकड़ा दें, तब क्या होगा? तब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेंगे तो शर्माएंगे। सामने उन्हीं की वैरायटी का है, तो शर्माएंगे, बहाना बनाएंगे, बहुत ठंडी है, ग्लव्स नहीं हमारे पास, कान खुला है, आज मन नहीं कर रहा है, या मिचली जैसी आ रही है, उल्टी हो जाएगा, है कि नहीं? तमाम बहाना बनाएंगे। और अगर यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल रहेगा तब मुस्कुराते हुए दौड़ते हुए जाएंगे, है कि नहीं? नेगेटिव पोटेंशियल लगाने के बाद भी, सुनिए, नेगेटिव पोटेंशियल लगाने के बाद भी कुछ बहादुर एकदम वफादार इलेक्ट्रॉन अब भी दौड़ करके जाकर प्लेट से टकरा जाते थे, है ना? अब भी टकरा जाते थे। लेकिन पोटेंशियल नेगेटिव में बढ़ाते जाए तो वो बहादुर इलेक्ट्रॉन भी अब नहीं जाना चाहे, कतराने लगेंगे। तो जितने नेगेटिव पोटेंशियल पर करंट पहली बार शून्य हो जाती है, उस नेगेटिव पोटेंशियल को बोलते हैं कट ऑफ पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? संस्तब्ध विभव या निरोधी विभव बोलते हैं। कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल नाम देते हैं। जितने नेगेटिव पोटेंशियल पर धारा का बहना रुक जाए, स्टॉप हो जाए, उसका नाम संस्तब्ध विभव है। अंग्रेजी में कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल, रोकने के लिए। चलिए, माने पोलैरिटी बदलने वाली भी सुविधा थी, ध्रुवता बदल दें। जनरली इसको कौन सा पोलैरिटी दिया जाता है जी? पॉजिटिव। इसको कौन सा? नेगेटिव, जिससे इमिशन होता रहे। अच्छा, इस तरह की व्यवस्था बनाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा एक प्रोग्राम बनाया। एक हाई रेजिस्टेंस लिया, उच्च प्रतिरोध, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे बहुत से सेल हैं। पॉजिटिव नेगेटिव क्या लगा है ये? HT मतलब हाई टेंशन, उच्च तनाव वाली बैटरी है। यहाँ पर एक टर्मिनल को फिक्स कर दिया गया और अगले वाले टर्मिनल को वायर लेकर के सिर्फ दौड़ना शुरू किए। जैसे रियास्टैट होता है, धारा नियंत्रक, जिसमें स्लाइडर लगा होता है फिसलाने के लिए, धारा को कम ज़्यादा करने की व्यवस्था। उसी तरह से जैसे अब इसी में हम छोटा सा बल्ब लगा दें आपके समझने के लिए, बाकी तो डिवाइस तो पढ़ेंगे। ये छोटा सा बल्ब लगा दें। अब आप बताइए, मान ले रहे हैं 12 वोल्ट की बैटरी है, एक टर्मिनल यहाँ फिक्स कर दिया पॉजिटिव वाले पर और दूसरा टर्मिनल एकदम नेगेटिव वाले पे है, यहाँ पकड़ा दें, तो कई वोल्ट अप्लाई होगा? 12 वोल्ट, पूरा 12 मिल गया। एक टर्मिनल यहाँ किनारे पे लगाए रहे, अगला टर्मिनल ठीक बीचों बीच लगा दे रेजिस्टेंस, तो कई वोल्ट? बहुत सही, समझ गए? थोड़ा सा और दाहिने ले जाएं तो 7, 8, 9, 10 बढ़ेगा कि नहीं? अच्छा, दोनों टर्मिनल की एक ही जगह अगर गठिया दें तब क्या होगा? बल्ब दग जाएगा, उड़ जाएगा? अरे जलेगा ही नहीं। बोलिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए तब धारा बहेगी। दोनों पोटेंशियल पॉजिटिव है, दोनों के जैसे बल्ब के 2 आ रहे हैं, दोनों को जैक जो 5 पिन वाला सॉकेट है एक के होल में डालिए दोनों तार को, तो कहाँ जलेगा? जब दोनों में अलग अलग डालेंगे तब नहीं जलेगा। इस समय जलेगा कि नहीं? नहीं जलेगा। स्लाइडर के जरिए थोड़ा थोड़ा खिसकाएं तो हल्का प्रकाश और ज़्यादा प्रकाश और भारी प्रकाश और गाढ़ा प्रकाश। बोलिए, जैसे जैसे दाहिनी तरफ ले जाए प्रकाश की मात्रा बढ़ती है कि नहीं? यानी पोटेंशियल बढ़ाने की व्यवस्था इन्होंने कर दिया, घटाने की भी व्यवस्था कर दिया।
तो इस डिवाइस का नाम है पोटेंशियल डिवाइडर। क्या नाम है जी? विभव विभाजक। विभव विभाजक इन्होंने लगा दिया। अब जरा समझिएगा उसके आगे की क्या घटना है। ऐसे लगा दिया। अब आप बताइए, अभी मेन कनेक्शन तो फ्री है, यहाँ कहाँ कनेक्शन नहीं किया हमने। अब ये देख रहे 4 पॉइंट हैं, ये चौराहा है। क्या है ये? इसको बोलते हैं 4 वे की, देहाती में चतुर्थ मार्गी कुंजी। कौन सी कुंजी है? दिशा बदली जा सकती है। अभी देखिएगा ऐसे कनेक्ट कर दे रहे हैं और ऐसे ओवर क्रॉसिंग शो करा है, ऐसे ऊपर से गया हुआ, कहीं टच नहीं किया है। अब आप बताइए, ये प्लेट, ये कैथोड है कैपिटल सी। प्लेट बताइए किस पोटेंशियल पे हुआ? पॉजिटिव पर कि निगेटिव पर? जरा वायर पकड़िए, प्लेट वाला वायर, प्लेट वाला तार, प्लेट वाला वायर, यहाँ फिर यहाँ, ओ पॉजिटिव पर है, जुड़ा उसका यहाँ से कि नहीं? कंफर्म हो गया। और ये वाला कहाँ से कनेक्शन है जी? कैथोड ये यहाँ यहाँ यहाँ, ये नेगेटिव पर है। भाई पूरा कंप्लीट नेगेटिव नहीं, लेकिन कुछ नेगेटिव पर तो है ही। चलिए ये नेगेटिव पर, समझ गए? अच्छा, ज़रूरत पड़ने पर जो अभी ऐसे लगाए हैं एकदम इस तरह से, जैसे हटका की तरह लगा दिए हैं, फिर यही खोल करके ऐसे ना लगा के सीधा सीधा कनेक्शन कर दें, ऐसे ऐसे कनेक्शन कर दें, तो पॉजिटिव वाला ये हो गया, निगेटिव वाला ये हो गया। यानी कभी ऐसे कनेक्ट कर सकते थे, कभी ऐसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते थे। तो इससे पोलैरिटी बदलने में सुविधा होती थी। तो लीजिए फिलहाल एक कनेक्शन तो दिखाई दे रहे हैं ऐसे। जैसे आप लोग छोटे बच्चों वाली प्लास्टिक वाली गाड़ी देखे होंगे, प्लास्टिक वाली गाड़ी जिसमें बैटरी लगा होता है, उसमें एक ठो गियर की तरह होता है, उसको पकड़ के आगे की तरफ पुश करिए, आगे जाएगी कार, और पीछे पुश करिए तो पीछे आ जाती है। ऐसा देखें होता क्या होगा जी? उसमें क्या लगा है? अब है तो यही कि मोटर आगे चल रही थी, इसका मतलब सर्किट कनेक्शन सही है। अब मोटर उल्टा चलाना है तो दोनों जो पॉजिटिव नेगेटिव वाले जो वायर हैं, वो तार को खोलिए और ये उल्टा कनेक्शन कर दीजिए, तब ना पीछे चलेगा। तो पूरा कनेक्शन को ही बदल देता है अंदर अंदर। उस की को कहते हैं, वो जो गियर की तरह लगा है, जो डायरेक्शन आगे पीछे कर लेता है, उस की को बोलते हैं कम्यूटेटर। क्या नाम देते हैं? दिक् परिवर्तक, दिशा बदल देता है वो। दिशा कैसे बदलता है? दोनों तार को, जैसे ये स्विच क्या करता है, नॉर्मल स्विच केवल एक तार को काटेगा फिर जोड़ेगा, काटेगा जोड़ेगा। और जो कम्यूटेटर होता है काट करके दिशा पूरा बदल दे, उल्टा कनेक्शन नहीं करा देगा। समझ पा रहे नहीं? तो उसको खोल करके, अगर पुराना धुराना हो, टूटा फूटा, तो उसको खोल कर देखिए तो उसमें 4 पॉइंट बने होते हैं, दोनों पोलैरिटी एक साथ बदल देता है। इसका नाम क्या है? दिक् परिवर्तक। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है? विभव पोटेंशियल डिवाइडर। फिगर आप बना लीजिए। इसका डिस्कशन और ग्राफ कल होगा, कल ये टॉपिक पूरी तरह से समाप्त भी हो जाएगा। तो आज क्लास यहीं पे टर्मिनेट करती है। लंबे समय तक बने रहने के लिए, पूरी बातों को समझने सीखने के लिए आप सबको धन्यवाद। थैंक यू सो मच।